नमस्कार साथियों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा और आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपका ये क्रैश कोर्स चल रहा है ना, जिसमें हम लोग प्रॉपर तरीके से जो भी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में ऐसे टॉपिक हो सकते हैं जिनसे परीक्षा में प्रायः सवाल पूछा ही जाता है, उन सब टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, उन सब टॉपिक के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को याद भी कर रहे हैं ना। तो टोटल इस पूरे क्रैश कोर्स में 150 क्लासेस आपके लिए बिल्कुल पूरी तरह से फ्री हैं, जिनको आप अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। इसको बेहतर तरीके से करने के लिए हर वीडियो के लिंक में आपको इस पूरे शेड्यूल का एक पीडीएफ मिल जाएगा, गूगल ड्राइव लिंक, उसको डाउनलोड कर लीजिए। डेली जो है उस दिन का जो भी टॉपिक आपको दिए हुए हैं उनको अपने नोट्स से, अपने टेस्ट से, जहां से भी आप कर सकते हैं वहां से रिवाइज कीजिए और यहां आके क्लास देख लीजिए। मतलब एक बार आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, दूसरी बार आपके महत्वपूर्ण फैक्ट क्लासों के माध्यम से भी कवर हो जाएंगे। तो इस तरीके से एक बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन तरीके से आपका रिवीजन होता चलेगा। तो आज प्राचीन भारतीय इतिहास की चौथी कक्षा है, संभवतः 2 क्लास और होंगी, उसके बाद प्राचीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। और मैं चाहता हूं कि कंपाइलेशन में भी आपको ये वीडियोस मिल जाएं कि पूरा प्राचीन इतिहास इन वन शॉट 5-6 घंटे की वीडियो हो जाएगी, आपका बढ़िया से दोबारा से रिवीजन हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हो तो ये भी बात कमेंट के माध्यम से जरूर बताते चलिएगा। दूसरी, तो आज हम जो पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे जो हमें आज पढ़ना है वो है आपका महाजनपद काल। महाजनपद काल से आपको सबका लोकेशन एक बार पता होना चाहिए। महाजनपदों की राजधानियों से खूब सवाल पूछे जाते हैं। मौर्य काल से प्रश्न काफी आते हैं और मौर्योत्तर काल देखेंगे। जो महत्वपूर्ण फैक्ट है मौर्योत्तर काल में, यूं तो बहुत सारे वंश हैं, देसी वंश भी है, विदेशी वंश भी है, उन सबको देखेंगे, समझेंगे। इसको शुरुआत करने से पहले आपको पता है आरओ एआरओ परीक्षा 2024 के लिए डिकोड एग्जाम एक यूनिक आपके लिए फीचर लेके आया है, दैट इज वीडियो टेस्ट सीरीज। सभी संस्थाएं जितने प्राइज में है ना आपको क्या करती हैं, जितने प्राइज में आपको सिर्फ और सिर्फ 10-15 टेस्ट पकड़ा देते हैं, है ना, ये बोल के कि हमारी टेस्ट सीरीज यहां आपके प्रॉपर एनालाइजेशन के साथ, प्रॉपर एनालाइज करके चीजों को आपको 7000 लगभग प्रश्न दिए जा रहे हैं, जिनमें 100 दिन का जो मेंटरशिप वाला प्रोग्राम है वो सब आपको दिया जाएगा। उसका वीडियो सॉल्यूशन, सोचो आप 100 टेस्ट 40-40 क्वेश्चन के, उनका वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल रहा है। अगर आप कम समय में भी चीजें कवर अप करना चाहते हैं तो 40-40 45-45 मिनट की वो वीडियो है, उनको 2x स्पीड पे लगा के देख लीजिए। एक दिन में 2-2 3-3 वीडियो खत्म कर लीजिए, आप एक महीने में 3 बार रिवीजन कर लेंगे। कैन यू इमेजिन? तो इस तरीके से भी, और आप प्रॉपर करना चाहते हैं तब भी अभी आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा में समय है, आप इसको भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो बहुत यूनिक फीचर वाली टेस्ट सीरीज है ये। डिकोड एग्जाम की एक नई प्रस्तुति है, बहुत जल्दी देखेंगे आपकी, बहुत सारे लोग भी इसको कॉपी करते आपको देखेंगे मार्केट में कि वीडियो टेस्ट सीरीज। क्योंकि आपको सिर्फ प्रश्न का उत्तर पता होना आवश्यक नहीं है, आपको यह भी पता होना जरूरी है कि क्वेश्चन को हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन, उसका अप्रोच क्या होना चाहिए, ना आते हुए सवाल भी कैसे सॉल्व करे जाए, है ना, जिसको लॉजिकल गैसिंग कहते हैं, कॉमन सेंस कहते हैं, उनसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। पूरी तरह से नए प्रश्न है ना, पूरी तरह से नए प्रश्न आपको इसमें मिलेंगे और बहुत अच्छे से आपकी चीजें रिवाइज होंगी। तो आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो ऑफिस का नंबर है हमारे डिकोड एग्जाम का, इस पे आप मैसेज कर सकते हैं, वीडियो टेस्ट लिख के पूरा आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। इसके सिवा अगर आप बात करना चाहें तो अभी आप इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो जो आजकल पेपर में ट्रेंड चल रहा है ना, मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, कथन कारण वाले क्वेश्चन, वो सब इसमें कराए गए हैं। दूसरा, 100 दिन का डेली का टारगेट, 100 दिन में 3 बार रिवीजन का इसमें प्लान है, डेली टारगेट है। तो आप 2-2 दिन का पकड़ लीजिए, 50 दिन में 2 बार रिवाइज मार लीजिए। एज वेल एज उत्तर प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी, जो पीसीएस वाली है उसके लिए भी समान रूप से लाभप्रद है ना। डेली टारगेट है 4000, तो इसमें प्रश्न है प्लस 15 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे आपको, है ना, 15 फुल लेंथ टेस्ट। आप समझ रहे हैं, केवल इतने फुल लेंथ टेस्ट का ही आप मार्केट में इससे ज्यादा प्राइस देते हैं टेस्ट सीरीज का, और
इसमें तो आपको 100 टेस्टों का वीडियो सॉल्यूशन भी मिल रहा है जो आपके मेंटरशिप प्रोग्राम के हैं। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास की। सबसे पहले चीजों को देखते हैं, तो हमें सबसे पहले महाजनपद काल पढ़ना है। महाजनपद के बाद हम लोग देखेंगे और आगे के कार्यक्रम। ठीक है, तो महाजनपद काल क्या है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, मतलब 600 BC, मतलब मैं कहूं आज से कितने समय पुरानी सर आप बात कर रहे हो ये तो बताओ। तो आज चल रहा है 2024, मोटा मोटा मान लें 2000 साल और 600 साल, मतलब लगभग 2500 साल पुरानी मैं बात कर रहा हूं। आते आते छोटे छोटे जनपद और महाजनपदों में तब्दील हो गया जो पूरा आपका भारतवर्ष का जो भी पूरा ये वाला एरिया था वो। 16 प्रमुख महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। किन किन ग्रंथों में मिलता है? तो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में। याद रखना, फैक्ट पूछा जाता है कहां? बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय है और जैन धर्म का भगवती सूत्र है। याद कैसे रखोगे? जैसे मैं कह रहा हूं कि 16 महाजनपद हैं, तो आप ऐसे याद रख लो 16 क्या है? अंग हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूं अरे भाई बुद्धू हो क्या? 16 अंग वंग नहीं है, 16 महाजनपद है। बुद्धू मतलब बौद्ध, अंग है मतलब अंगुत्तर निकाय। तो जो अंगुत्तर निकाय है वो किसका है? बौद्ध ग्रंथ का है। उसके अनुसार 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। और जैन ग्रंथ मतलब भगवती सूत्र, तो भगवती जो है और वो सूत्र में बांध रही है किसको? 16 महाजनपदों को। तो जैन भगवती सूत्र और बौद्ध अंगुत्तर निकाय दिमाग में रख लोगे, याद रह जाएगा। पेपर में स्टेटमेंट आएगा तो सवाल के सही होने की संभावना ज्यादा होगी। ये टोटल 6 जो 16 महाजनपद हैं ये हैं। एक एक को देखेंगे, उनकी राजधानी देखेंगे, याद करने का प्रयास करेंगे और साथ साथ मैप पे भी देखते चलेंगे कि कहां है। जैसे अंग है, अंग की राजधानी क्या है आपके? चंपा है ना, चंपा। तो ये अंग वेस्ट बंगाल के पास जहां मैंने गोला किया है ये अंग महाजनपद है। महाजनपद मतलब जस्ट लाइक एज मॉडर्न स्टेट आप समझ सकते हो। ठीक है, तो अंग है और अंग की राजधानी क्या है? चंपा। तो कैसे भी याद कर लो, अंग अंग चमका है ना, कुछ भी याद कर लो, ध्यान रह जाना चाहिए। अश्मक की राजधानी क्या है? अश्मक की राजधानी ये है ना, अश्मक जो है वो ये पड़ता है ना। अश्मक की राजधानी क्या है? पैठन या पोटली या पोतन या पोतली है ना। तो अश्मक पोटली है ना। तो ये मतलब मैंने ऐसे याद कर रखा था, अस्मत मतलब हसमत, हसमत टोटली खत्म कर दूंगा, मतलब पैटली या पोटली या पैठन। तो ये इसकी राजधानी के नाम मिलते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण स्टेट जो है वो अवंती है ना। ये रहा आपका अवंती, आधुनिक मध्य प्रदेश, नर्मदा नदी के उत्तर की तरफ अवंती। तो अवंती की राजधानी क्या है? उत्तरी अवंती की राजधानी है उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी है माहिष्मती। ये तो याद रहता है, लेकिन ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि उत्तरी अवंती की उज्जैनी है या दक्षिणी अवंती की उज्जैनी है। तो ऊ से उत्तरी और ऊ से उज्जैनी, मतलब उत्तरी अवंती की राजधानी दक्षिणी उज्जैनी है और दक्षिणी उसकी राजधानी क्या है? माहिष्मती। ऐसे भी ध्यान रख सकते हो। साउथ वाली जो प्रभास भैया वाली मूवी थी उसमें जय माहिष्मती वाला सिस्टम है, तो मतलब साउथ मतलब दक्षिणी, मतलब दक्षिणी अवंती की राजधानी क्या है आपके? महिष्मती। आज हो सकता है मेरे पढ़ाने की स्पीड आपको थोड़ा तेज लग रही हो क्योंकि आज हमें ज्यादा टॉपिक कवर करने हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हम जल्दी थोड़ा पढ़ेंगे। खैर, फिर देखते हैं गांधार। तो गांधार जो आधुनिक अफगानिस्तान वाला एरिया है ये गांधार है ना। गांधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। आप सभी को पता है गांधार की राजधानी तक्षशिला। कंबोज की राजधानी क्या थी? तो कंबोज। कंबोज भी आपका ये रहा, मतलब आधुनिक जो भारत है आपका या आज जिस जो भौगोलिक स्वरूप भारत का है उससे बाहर 2 बड़े जनपद है। कौन कौन से? कंबोज और आपका गांधार। गांधार तो आपको याद रखो, याद रह जाएगा, लेकिन कंबोज भूल सकते हो। तो ऐसा रखना कि यार बोझ बहुत ज्यादा था, तो हमने कह दिया भाई तू हमारे से बाहर चला जा, मतलब कंबोज है ना, बोझ कम कर ले हमारा। तो 2 महाजनपद कंबोज और गांधार क्या है? भारत, वर्तमान भारत के भौगोलिक स्वरूप से बाहर है। ठीक है, अब कंबोज की राजधानी क्या है? हाटक या राजपुर। हाटक याद रखना, तो कंबोज, बोझ से याद रखो, बोझ और ज्यादा बोझा पड़ेगा तो क्या होगा? फाटक खुल जाएगा। बस ऐसे करके मैं ये कह रहा हूं, इन क्लासेस को आप बार बार देख लेंगे ना तो ये आपके दिमाग में, जो आपको लग सकता होगा कि मास्टर बकवास करता है, लेकिन ये चीजें आपके दिमाग में स्टेबल हो सकती हैं और परीक्षा के समय यही काम में आएगा, रटा हुआ काम में नहीं आएगा। मगध आपको पता है ना, मगध की राजधानी क्या है? राजगिरी या गिरिब्रज। यही बाद में क्या बनेगा? सत्ता का केंद्र बनेगा। उसके भी बहुत सारे कारण थे। ये देखो आप, ये रहा आपका मगध।
कौशला, काशी, मगध, ये रहा आपका मगध, मगध महाजनपद। ठीक है, तो अब अगर दो फैक्ट मैं आपसे पूछ लूं कि इनमें से सबसे कौन सा, सबसे पूर्वी कौन सा है, तो अंग महाजनपद है। सबसे उत्तरी कौन सा है, तो कंबोज महाजनपद है। सबसे दक्षिणी कौन सा है, तो अस्मक महाजनपद है। इसको आप याद रखना। मत्स्य जो है वो क्या है, विराट नगर है। तो कहां है मत्स्य, ये रहा मत्स्य अवंती के ऊपर, इसकी राजधानी क्या है, विराट है। तो बड़ी वाली मछली, जस्ट इमेजिन शार्क, है ना, तो क्या है कि मत्स्य है, तो बोले बड़ी वाली मछली मतलब विराट मछली है। तो मत्स्य की राजधानी क्या है, विराट नगर। बज्जी की क्या है राजधानी, वैशाली। बज्जी महाजनपद कहां है, बज्जी महाजनपद आपका ये रहा, है ना, अंग के ऊपर बज्जी महाजनपद, इसकी राजधानी क्या है आपके, वैशाली। ठीक है, वैशाली। अब यहां से बज्जी मतलब बाजार को कहते हैं, और वैशाली में से साली पकड़ लो, बाजार ले जाओ, तो याद रह जाएगा आपको। बस मेरा काम आपको चीज फैक्ट को समझाने के साथ साथ याद कराना भी है। तो ये मैप में भी आप देखते चलो कि कहां कहां लोकेशन है। भाई कंबोज सबसे उत्तरी है, अश्मक सबसे दक्षिणी है, अंग जो है पूर्वी है। तो इस तरीके से भी आपको चीजें याद होती चलेंगी। चेदी क्या है, चेदी की राजधानी है सुक्तिमती या शक्तिमती भी, शक्तिमती भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा। तो चेदी, अब देखो सोक्तिमती, सुक्तिमती, अगर सुक्तिमती आप नाम ही याद कर लोगे ना, सुक्तिमती, सुक्तिमती, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो है ये थोड़ा सा बंगाली नाम है ना, चेदी सुक्तिमती। तो इसको भी थोड़ा सा याद रखोगे। इसमें ये मतलब नोटेड नहीं है, दिखाई नहीं गई है, कोई बात नहीं। चेदी सुक्तिमती आप इसको याद रखोगे। ठीक है, चलो सुक्ति का शक्ति उठा लेना तब भी ध्यान रह जाएगा। ठीक है, चेदी सुक्तिमती। काशी की वाराणसी आपको पता है, ये तो आपको याद है ही है, ये काशी है, काशी की राजधानी वाराणसी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती, है ना, कौशल की राजधानी क्या है, श्रावस्ती। ये है कौशला या कौशल, इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। तो कौशल और श्रावस्ती। ठीक है, चलो कुरु की राजधानी, कुरु इंद्रप्रस्थ, ये इंद्रप्रस्थ वाला जो एरिया है ये, यानी आधुनिक हरियाणा और दिल्ली वाला जो एरिया है वो, इसकी राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ। मल्ल की राजधानी क्या है, कुशीनारा या पावा। तो मल्ल कहां रहा, ये रहा कौशला और काशी के बीच में रहा मल्ल, इसकी राजधानी क्या है, कुशीनारा या पावा। कैसे याद रखोगे भाई, मल्ल है ना, तो मल्ल पाव है ना, पाव भाजी किसी किसी को अच्छी नहीं लगती, बोले भाई मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, भाजी बिल्कुल किसकी तरह होती है, इसकी तरह होती है, पाव, है ना। तो पाव भाजी और पावा पूरी ऐसे याद कर लेना। चलो पावा और कुशीनारा। पांचाल, पांचाल की क्या है, अहिछत्र या काम्पिल्य। ऐसी उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या है, अहिछत्र, यहां पे उत्तरी है और आ मतलब पहले वाला, तो अहिछत्र कहां की है, उत्तरी पांचाल की। काम्पिल्य कहां की है, दक्षिणी पांचाल की। तो पांचाल की भी राजधानी याद रखना। बोले पांचाल, बोले पांच छह नहीं है, दो ही राजधानी है। कौन सी, अहिछत्र उत्तरी का पांचाल और जो है काम्पिल्य दक्षिणी पांचाल। ठीक है, चलिए फिर आ जाओ। सूरसेन की राजधानी क्या है, मथुरा, ये भी आपको याद होती है, सूरसेन की राजधानी मथुरा। ठीक है, फिर वत्स की राजधानी क्या है, कौशांबी, ये रहा वत्स। ठीक है, ये रहा वत्स, वत्स की राजधानी कौशांबी। कैसे याद रखोगे, वत्स मतलब अंबे, कौशांबी मतलब अंबे, तो अंबे माँ के क्या है, हम सब वत्स हैं, बच्चे हैं, तो अंबे माँ के वत्स। तो मैक्सिमम आपको मैंने याद करा दिए, बाकी आपको जैसे काशी वाराणसी को याद करने की जरूरत थोड़ी, याद रहेगा। तो मैचिंग में अगर सवाल आएगा तो आपके गलत होने की संभावना कम हो जाएगी। बाकी मैप पे भी हमने देख लिया, अश्मक देख लिया, कंबोज देख लिया और अंग देख लिया, ताकि एक डायमेंशन आपके दिमाग में क्लियर हो कि 16 महाजनपद कहां कहां फैले हुए हैं और किस किस तरीके से क्या क्या सिस्टम है, कौन कौन सी उनकी राजधानी है, ताकि आपका पेपर में अगर मैचिंग वाला सवाल तो एटलीस्ट आ जाए तो वो गलत ना होने पाए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं इन सारे जितने 16 महाजनपद मैंने बताए, आपको पढ़ाए, इन 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद कौन सा, मगध, है ना, उसका शासक क्या होगा, वो थोड़ा सा मतलब एक्सट्रीम उसका स्वभाव होना शुरू होगा। आसपास के जो महाजनपद है उन पे कब्जा करेगा, उसमें विभिन्न शासकों का योगदान है, विभिन्न वंशों का योगदान है, साथ ही मगध की भौगोलिक स्थिति का भी योगदान है। जो उसकी राजधानी है पाटलिपुत्र, उसकी भौगोलिक स्थिति का योगदान है। भाई मगध ये एरिया पड़ रहा है, मगध के आसपास झारखंड, छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर पठार खनिजीय दृष्टि से समृद्ध है ना, भौगोलिक दृष्टि से समृद्ध है, हाथी मिल रहे हैं आसपास, युद्ध में लड़ने के लिए जो है वन संपदा पर्याप्त है, कृषि भूमि पर्याप्त है, गंगा यमुना के दोआब का क्षेत्र यहां समाप्त हो रहा है। तो इस तरीके से मतलब सभी दृष्टि से क्या है, वो जो है बहुत महत्वपूर्ण है।
तो इन पे क्या है, मगध की वंशावली जो है, मगध पर इन बड़े वंशों ने राज किया। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, इसको बोलते हैं प्री मौर्यन पीरियड, मतलब मौर्य के आने से पहले की यह स्थिति है। मौर्य वंश बड़ा वंश है क्योंकि इसके वंश के समय मगध अपने चरमोत्कर्ष पे था, मतलब मगध के पास जो एरिया था वो हम देखेंगे लगभग पूरा भारतवर्ष मगध से शासित होता था। फिर ये शुंग और कर्ण जो आएंगे ये पोस्ट मौर्यन पीरियड में आएंगे, या मैं कहूं मौर्योत्तर काल में आएंगे। ठीक है, और भी वंश आएंगे इनके साथ। याद कैसे रखोगे? सबसे पहले प्री मौर्यन का तो याद करने का तरीका है हसीना। हसीना मतलब सबसे पहले हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश। तो हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, ये तीन बड़े वंश हैं प्री मौर्यन पीरियड, मौर्य से पहले मगध में, है ना। तो हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, तो हसीना, है ना। फिर नंद वंश का अंतिम शासक जो होगा उसको कूट काट के जो है चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश की नींव डालेगा। वो फिर चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक वगैरह उन सबको देखेंगे। फिर जो है ये सब समाप्त हो जाएंगे अशोक के बाद। अशोक ने जो है, अशोक का सबसे बड़ा साम्राज्य होगा, उसके समाप्ति के बाद ये शुंग और कर्ण वंश आ जाएंगे। तो इनको याद कैसे रख सकते हो? मगध की वंशावली हसीना, क्या कर, मोए मतलब मौर्य, मोए सुका मतलब शुंग और कर्ण, हसीना, मोए, सुका, ऐसे याद रख लोगे क्योंकि ये क्रोनोलॉजी भी आपसे परीक्षा में कई बार पूछी गई है। पहले कौन सा वंश, फिर कौन सा वंश, फिर कौन सा वंश, इत्यादि इत्यादि। तो ये क्रोनोलॉजी भी आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। कई बार परीक्षाओं में इससे भी सवाल आया है। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। तो मगध आपने एरिया देख लिया, ये वाला एरिया मतलब भारत का, अगर मैं ये कह दूं पूर्वी वाला एरिया जो है ना, या उत्तर पूर्वी भी मान सकते हो, तो पूर्वी मेनली है ये एरिया, क्या है आपके मगध का एरिया है। और यही मगध का उत्कर्ष होगा, यही एक बड़ा साम्राज्य भी तब्दील होगा। तीन बड़े वंश मौर्य से पहले शासन करेंगे। हसीना, सिंपल है सर, हसीना राज करेगी पहले। मौर्य से पहले कौन है? हसीना, मतलब हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, उसके बाद मौर्य हैं, फिर जो है सुका है मतलब शुंग है और कण्व वंश है। इनके सबके टाइम पीरियड आपको ये सब लिखे हुए हैं। टाइम पीरियड अगर क्रोनोलॉजी भी ध्यान है ना तब भी सवाल सही हो जाता है। क्रोनोलॉजी तो याद आपको हो ही गई होगी। चलिए अब अपन आ जाते हैं मौर्यन काल पे, है ना। हसीना उनसे कोई रिलेटेड महत्वपूर्ण कुछ ऐसा है नहीं, तो अपन जो है सीधे मौर्य काल पे चलते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है, तथा अंतिम शासक कौन है? बृहदत्त है ना, बृहदत्त है। इसको निपटा के जो है पुष्यमित्र शुंग जो है शुंग वंश की नींव डालेगा। खैर, चंद्रगुप्त मौर्य जो है इस वंश का संस्थापक है। मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य है, फिर बिंदुसार है, फिर अशोक है। ये तीन शासक बने हैं। इनके तीन के समय में ही मगध का प्रॉपर उत्कर्ष हुआ है। मगध ने पूरी पावर को सेंट्रलाइज सत्ता के होते होते डिसेंट्रलाइजेशन भी किया है। केंद्रीकरण के साथ संघवाद के भी लक्षण इनके समय में मिलते हैं। तो अशोक के समय जो है, क्योंकि अशोका द ग्रेट इसीलिए बोला जाता है क्योंकि उसने उस तरीके से पूरे प्रशासन को मैनेज किया और केंद्रीकृत स्वरूप के साथ साथ संघ को भी काफी अधिकार दिए। फिर दशरथ, संप्रति, सलीसुक, देववर्मन, शतवर्मन और बृहदत्त जो था वो लास्ट शासक है आपका किसका? मौर्य काल का। ठीक है, तो सबसे पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य क्या है? श्रवणबेल गोला में 298 ईसा पूर्व में अच्छा ये तो शरीर त्याग वाली बात आ गई। खैर, तो चंद्रगुप्त मौर्य क्या कर रहे हैं? अंतिम शासक जो हैं कौन? घनानंद, महापद्म नंद नंदवंश का संस्थापक है। घनानंद जो है उसकी सभा में चाणक्य हैं और चाणक्य का अपमान कर देता है। वो चाणक्य का अपमान कर देता है। चाणक्य कहता है कि मैं भी तभी दम लूंगा जब चचा तुझे निपटा लूंगा। अब चंद्रगुप्त जो है, चाणक्य जो है या आचार्य कौटिल्य जो है एक शासक की खोज में लग जाते हैं। कैसे व्यक्ति की खोज में लग जाते हैं? जो मगध का तो ध्यान रख ही सके, साथ साथ इस नंद को भी निपटा सके। तो उनको एक व्यक्ति मिलता है, दैट इज चंद्रगुप्त मौर्य। और वो चंद्रगुप्त मौर्य क्या करेगा? अब मगध पर एक नए वंश की नींव डालेगा जिसका नाम होगा चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य वंश। और इसी मौर्य वंश ने दो और बड़े महान शासक आगे देगा, बिंदुसार और आपका अशोक। ठीक है, चलिए तो अंतिम दिनों में ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य जैन भिक्षु बन जाएंगे, जैन धर्म और भद्रबाहु से शिष्यत्व ग्रहण किया। ये पूछा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य कौन से धर्म का संरक्षक था? तो जैन धर्म।
और चंद्रगुप्त मौर्य को दीक्षा किसने दी? तो भद्रबाहु ने। यह भी आप ध्यान रखोगे। भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला चले गए और यहीं पर क्या है, संलेखना विधि द्वारा अपना जो है शरीर का निर्माण किया। संलेखना द्वारा शरीर त्याग दिया, वही मतलब समाधि ले लेना, ना कुछ खाना ना कुछ पीना, इस तरीके से अपना शरीर का त्याग चंद्रगुप्त मौर्य ने कर दिया। ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय आपसे पूछा जाता है, एक बड़ा जो है विदेशी यात्री आ रहा है, दैट इज मेगास्थनीज, है ना। सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के जो है शासक सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य की सेना के बीच 305 ईस्वी में, ईसा पूर्व में युद्ध हुआ। देखो, सिकंदर अपना विजय रथ लेके चल रहा है, सिकंदर आक्रमण कर रहा है इधर उधर, घनानंद के समय भारत आ रहा है और जो है भारत की सीमा से ही वापस हो जा रहा है। उसके बहुत सारे कारण हैं, फिर कभी डिटेल में पढ़ रहे होंगे तो डिस्कस करेंगे। फिर सिकंदर का साम्राज्य, ये चंद्रगुप्त का साम्राज्य है मान लो, तो सिकंदर के साम्राज्य भी इसके बगल में है, क्योंकि वो जो है झेलम नदी से उधर को लौट गया था, सिंधु नदी से मान लो वापस हो गया था, तो सिकंदर का साम्राज्य है बगल में। सिकंदर अपना दूत सेल्यूकस निकेटर को भेज रहा है चंद्रगुप्त के पास, है ना। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। सेल्यूकस निकेटर जो था वो जो है सिकंदर का, जैसे जो हम गुलाम पढ़ते हैं ना, एक तरह से मान लीजिए कि सिकंदर ने उसको वहां स्टेबल कर दिया कि भैया तू यहां का कार्यक्रम देख। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत है कौन? मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आ रहा है। तो मेगास्थनीज की पुस्तक आपसे पूछी जाती है, इंडिका। दो बड़े फैक्ट आपसे पूछे जाते हैं यहां। मेगास्थनीज किसके समय आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय मेगास्थनीज आया था। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? तो दैट इज इंडिका, है ना। इंडिका नामक ग्रंथ लिखा, जो मूल रूप में तो उपलब्ध नहीं है ना। खैर, मौर्य सम्राट का नाम, इसने चंद्रगुप्त का नाम क्या लिखा? सेंड्रोकोट्स, मतलब चंद्रगुप्त नहीं बोलना है इसको, सेंड्रोकोट्स लिखा, चंद्रगुप्त सेंड्रोकोट, है ना। तो सेंड्रोगुप्त मतलब इस तरीके से सेंड्रोकोटस नाम लिखा। तो आपसे पूछा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कौन कहता है? तो मेगास्थनीज कहता है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी को उसने क्या कहा? पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा, है ना। पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा। मेगास्थनीज कह रहा है कि भारत में अकाल नहीं पड़ता है। मेगास्थनीज अपने वर्णन में लिख रहा है कि भारत में अकाल नहीं पड़ता है, मतलब जो मगध वाला एरिया है उसकी समृद्धि, उसकी जो है स्थायित्व का वर्णन है, भारतीय कृषि व्यवस्था का वर्णन है कि 305 ईसा पूर्व के आसपास की बात है। 300 ईसा पूर्व के आसपास, मतलब आज से 2500 साल पहले या 2300 साल पहले, वो कह रहा है भारत में अकाल नहीं पड़ता, कृषि व्यवस्था इनकी बेहतरीन है, एकदम सिस्टमैटिक कार्यक्रम सब कुछ चल रहा है। ठीक है। लेखन कला का अभाव है, कह रहा है कि चीजों को बहुत ज्यादा लिखा नहीं जाता है। सोना निकालने वाली चीटियों का जिक्र कर रहा है। और सबसे बड़ी बात जो मेगास्थनीज लिख रहा है, वो कह रहा है कि दास प्रथा भारत में नहीं है। ये बात कौन कह रहा है? मेगास्थनीज कह रहा है, कोई भारतीय नहीं कह रहा है। मेगास्थनीज कह रहा है कि पाटलिपुत्र में मुझे कहीं दास व्यवस्था देखने को नहीं मिली, दास जैसा कुछ नहीं है। ठीक है। चलिए, मेगास्थनीज के अनुसार भारत में 7 प्रकार की जातियां हैं। मेगास्थनीज ने जो पाटलिपुत्र का एरिया देखा, घूमा फिरा, उसमें भारत को 7 प्रकार की जो है जातियां उसने बताई कि 7 प्रकार की जातियां भारत में हैं। कौन कौन है? सबसे पहले कह रहा है नंबर 1 पर दार्शनिकों की एक जाति है, मतलब दार्शनिकों को जाति घोषित कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि समाज में दार्शनिक भी बड़ी संख्या में मौजूद थे। तो कोई अगर यह कह रहा है कि भारत का दर्शन नहीं है, भारत का अपना दर्शन नहीं है, तो ये देखो मेगास्थनीज लिख रहा है, हम नहीं लिख रहे हैं ये, क्या आपने अपने आप कुछ भी लिख लिया होगा। मेगास्थनीज दार्शनिकों की अलग जाति बता रहा है, मतलब दार्शनिक समाज में या जो चिंतन करने वाले लोग हैं वो समाज में बड़ी संख्या में थे। चलिए, कृषक थे दूसरा वर्ग, तीसरा पशुपालक था, चौथा कारीगर है, भाई हर चीज कारीगर बना रहा है ना। आप शर्ट पहन रहे हो, आप किसी चीज से चल रहे हो, आप कुछ खा रहे हो, प्लेट चम्मच इत्यादि इत्यादि सब। योद्धा वर्ग है जो युद्ध करेगा, निरीक्षक वर्ग है जो चेकिंग करता है, और सभासद मतलब राजा के जो राजकाज को चलाने में सहायक है वो वर्ग, सभासद। मतलब यहां से भी लोकतांत्रिक व्यवस्था, मतलब राजा बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अपने आप ही सब कुछ कर रहा है ना। राजा की सभा भी है और सभासद लोग भी हैं, मतलब नॉमिनेटेड लोग भी हैं, जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग भी हैं। तो ये 7 बड़ी जो है जातियां मेगास्थनीज अपनी इंडिका में लिख रहा है कि भारत में है। तो आपको ये 7 ध्यान रखनी है, नंबर जरूर याद रखना, 7 है ना। तो 7 कौन कौन से हैं? दार्शनिक है, कृषक है, पशुपालक है, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और सभासद। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत कैसा था, ये इंडिका से बेहतर पता चलता है, क्योंकि जो है बाहर का व्यक्ति लिख रहा है, तो जाहिर है कि वो हमारी चापलूसी तो नहीं करेगा, हमारा तो नहीं लिखेगा, उसको जो लगेगा वो लिखेगा। चलिए खैर आगे चलते हैं।
ये चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री तथा प्रधान पुरोहित कौन है? कौटिल्य। इनका अन्य नाम विष्णुगुप्त या चाणक्य भी मिलता है थे। कौटिल्य ने राज्य शासन के ऊपर प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की भी रचना की। अब कौटिल्य का अर्थशास्त्र आपसे पूछा जाता है ना। आप कह सकते हो कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र आपसे कहेगा कि अर्थशास्त्र का ग्रंथ है, नहीं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या है? राजनीति का ग्रंथ है कि राजनीतिक व्यवस्था कैसे चलाई जाए, कैसे चले, कैसे सिस्टम मैनेज हो। ठीक है, चलिए। अर्थशास्त्र में राजा के शासन हेतु सप्तांग सिद्धांत का जिक्र है। मतलब कौटिल्य राजा के शासन करने के लिए या राजा को सिस्टमैटिक शासन कैसे करना चाहिए, शासन के कितने अंग हैं, उसके लिए सप्तांग थ्योरी देते हैं, सप्तांग सिद्धांत देते हैं कि राजा के 7 अंग होने चाहिए। कौन कौन होने चाहिए? राजा। राजा किसके समान है? राजा शीश के समान है, मतलब माथे के समान है। अमात्य क्या है? अमात्य राज्य की आंखें हैं। अमात्य मतलब मंत्री। तो राजा, अमात्य, जनपद। जनपद क्या है? राज्य की जंघाएं, मतलब जो आपके पेट के नीचे वाला एरिया होता है, जांग, जंघाएं हैं। दुर्ग क्या है? दुर्ग राज्य की भुजाएं हैं, है ना। मतलब राज्य की सावयवी थ्योरी है, राज्य को बता रहा है। कोश क्या है? कोश राज्य का मुख है। दंड क्या है? राज्य का मस्तिष्क है। और मित्र क्या है? राज्य का कान है। तो ये 7 बड़े अंग या सप्तांग थ्योरी है जो चाणक्य या कौटिल्य ने सबसे पहले प्रतिपादित की है अपने अर्थशास्त्र के ग्रंथ में, या राजनीति का जो ग्रंथ है जिसका नाम है अर्थशास्त्र, उसमें है सप्तांग थ्योरी। राजा, अमात्य, दंड, दुर्ग, है ना, 7 आपको याद होने चाहिए। राजा, मैं एक बार हाईलाइटर से कर देता हूं ताकि आपको जो है चीजें दिमाग में रह जाएं। कौन कौन से? राजा होगा, अमात्य होगा, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड, मित्र। राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड, मित्र, है ना। तो ये 7 जो है सप्तांग। आपसे प्रश्न पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सप्तांग नहीं है? कौटिल्य के अनुसार कौन सप्तांग नहीं है? तो राजा, अमात्य, दंड, दुर्ग, कोश, मित्र, है ना, ये सब आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं बिंदुसार। तो मौर्य साम्राज्य का दूसरा बड़ा शासक आ रहा है बिंदुसार। माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है, क्योंकि पूरी तरह से प्रधान पुरोहित है, उसका जो है मुख्य सलाहकर्ता है किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। कौन? कौटिल्य, आचार्य कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य। उनको जो है पूरी तरह से उनकी सिक्योरिटी व्यवस्था देखना, मतलब चीफ सिक्योरिटी एडवाइजर आप कह सकते हो, चाणक्य हैं, सब चीजों का मैनेज कर रहे हैं। तो चाणक्य माना जाता है कि कौटिल्य जो है चंद्रगुप्त को भोजन में अल्प मात्रा में जो है जहर जो है खाने में दिया जाता था, विष, ताकि जो है राजा के पास विष को सहन करने की भी क्षमता हो और ऐरा गैरा कोई भी सिस्टम उन पे अटैक करे तो उन पे कोई प्रभाव ना पड़े। बिंदुसार जब माता के पेट में है, तो बिंदुसार जब माता के पेट में, तो उनकी मां ने जो है भोजन खा लिया था, जिस कारण जो है उनका जो है माता की तबीयत खराब होने के कारण बिंदुसार पेट में है और माता का जो है ऑपरेशन करना पड़ा है। उस समय उसी तरीके की व्यवस्थाएं थी मौजूद, है ना। ऑपरेट करके बिंदुसार को निकाला गया और माथे पे माना जाता है उसके विष का बूंद था, विष का बूंद से जो है माथे पे निशान था, नाम उसका इसलिए बिंदुसार पड़ा, है ना। यद्यपि माता का देहावसान हो गया बिंदुसार को पैदा करने में। खैर, तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी जो है बिंदुसार हुआ, जो 298 ईस्वी में मगध का राजा बना। बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस और डायनोसिस नामक 2 राजदूत आए, है ना। ये विदेशी शासक हैं जो आपके सेल्यूकस के वंशज मान लीजिए, इत्यादि इत्यादि। इन्होंने जो है अपने राजदूत भेजे। याद कैसे रखोगे? अभी पूरी कहानी बताई कि उसके माथे पे क्या है? बिंदी है। भाई उसके माथे पे बिंदी है मतलब बिंदुसार है, और ये भी क्या है? ये भी डाई है। तो डाई और बिंदु ऐसे याद रख लेना, डाई और बिंदु मतलब डाई मेकस, दोनों डाई हैं, है ना। डाई मतलब अरे वही जो बालों में लगाते हैं वही वाली डाई, ओहो सर, है ना। तो बिंदुसार और डाई मेकस, है ना। डायनोसिस ऐसे याद रख लेना। बिंदुसार के काल में भी चाणक्य ही प्रधानमंत्री है, मतलब चाणक्य रहेगा। बाद में उसको पता चलेगा कि जो है ये गलत लोग, है ना, भिड़ाने वाले लोग भी हर जगह मौजूद हैं, बताएंगे तेरी अम्मा को निपटवा दिया इसी ने, तो ये भी फिर चाणक्य के खिलाफ षड्यंत्र शुरू कर देगा। बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार कहा गया है तथा जैन ग्रंथों में सिंहसेन भी इसका नाम मिलता है। बिंदुसार ने सीरिया का शासक था एंटियोकस, कहीं आंतियोकस नाम मिलेगा। एंटियोकस से 3 चीज मांग रहा है। क्या 3 चीज मांग रहा है? सूखी अंजीर मांग रहा है, अंगूरी मदिरा मांग रहा है और एक दार्शनिक मांग रहा है। तो माना जाता है कि सीरिया के शासक एंटियोकस ने इनको सूखी अंजीर और अंगूरी मदिरा तो दे दी, लेकिन दार्शनिक नहीं दिया और कहा कि दार्शनिकों का विक्रय नहीं हो सकता, है ना। तो ये सवाल
पता नहीं क्यों इतनी महत्वपूर्णता इस सवाल को दे दी गई है। पीवाईक्यू में 2-3 बार पूछा गया कि क्या 3 चीजें मांगी, तो याद रखोगे क्या क्या 3 चीजें मांगी, मदिरा, दार्शनिक और अंजीर, सूखी अंजीर। किससे? सीरिया के शासक एंटियोकस से। तो ये पूरा जो है बिंदुसार का टाइम पीरियड था। फिर बिंदुसार के बाद महत्वपूर्ण शासक आता है बिंदुसार का बेटा मौर्य वंश का, जिसका नाम है अशोका द ग्रेट, अशोक महान। ठीक है, अशोक महान क्या है, 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक लगभग 40 साल तक शासन करेगा और मौर्य साम्राज्य को, मगध को एक नवीन ऊंचाइयों तक ले जाएगा अशोक। ठीक है, माता सुब्रदांगी है, पिता बिंदुसार है। बिंदुसार का पुत्र है अशोक। ठीक है, प्रचलित नाम देवान पियदस्सी है ना, देवान पियदस्सी, इनके बहुत सारे इनके अभिलेखों पे इत्यादि इत्यादि पे नाम मिलते हैं। देवान पियदस्सी है ना, मतलब देवताओं का प्रिय। तो अपने आप को क्या कर रहा है, दैवीय, राजा के दैवीय सिद्धांत का भी द्योतक है कि राजा का जो है, जो राजा को शक्ति मिली है, राजा का जो शक्ति का सोर्स है वो क्या है, देवता है। मतलब जो है राज्य का स्वरूप क्या है, दैवीय स्वरूप है। तो उसका भी प्रतिपादक इससे हो रहा है। 269 राज्यारोहण के 4 वर्ष बाद जो है राज्याभिषेक हुआ है, मतलब बाद में हुआ है। अभिलेख मैक्सिमम इनके किस भाषा में है, प्राकृत भाषा में है या ब्राह्मी लिपि में है। अभिलेखों की लिपि क्या है भाई, भाषा अलग होती है, लिपि अलग होती है। फॉर एग्जांपल जैसे हम जो पढ़ रहे हैं ये हिंदी भाषा है, लिपि कौन सी है, देवनागरी लिपि है। ऐसे ही ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में है, परंतु खरोष्टी और अरमाइक और यूनानी लिपि में भी उसके अनेक जो है अभिलेख मिलते हैं, है ना। अभिलेखों को लिखने का सबसे पहला सिस्टम शुरू कर रहा है अशोक। सोचो, वो कह रहा है कि भाई मैं जो काम कर रहा हूं उसकी जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक होनी चाहिए। मतलब मैं जो काम कर रहा हूं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पता होनी चाहिए, उनकी सूचना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक होनी चाहिए, है ना। तो इसके लिए क्या करो, बोले अभिलेखों पे खुदवा दो, बड़े बड़े अभिलेखों पे खुदवा दो, या फिर क्या करो, स्तंभ लेख बनवा दो, गुहा लेख बनवा दो, ये सब बनवा रहा है। अशोक का नाम का उल्लेख 4 जगह, मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उदयगोलम अभिलेख। मतलब अशोक का नाम का उल्लेख जो मिलता है, अशोक नाम का जो उल्लेख मिलता है इन 4 अभिलेखों में मिलता है। कैसे याद रखोगे, अशोक ने कहा माई गन, मतलब मेरी बंदूक। कौन कह रहा है, अशोक। माई गन मतलब मास्की, माई बाई से क्या हो जाएगा, माई गन, गन से क्या हो जाएगा, गुर्जर, है ना। जी यू से उदयगोलम और जो है नेन से नेतुर। माई गन मतलब माई से मास्की और जी से क्या हो जाएगा, गुर्जरा। जी यू मतलब उदयगोलम, ये जो है उदयगोलम, और एन से क्या हो जाएगा, नेतुर। तो माई गन जो है, माई एक कॉमन है और जी यू एन, माई गन पर क्या मिलता है, अशोक का नाम है। भाई मेरी बंदूक पर अशोक का नाम है, मतलब अशोक के नाम वाले अभिलेख कौन से, माई गन, मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उदयगोलम। ठीक है, ये इन पे अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है। चलिए, अशोक के अभिलेख, विभिन्न अभिलेख, देखो 3 मोटे मोटे पार्ट में इसको बांटा जाता है। कौन कौन से अभिलेख हैं, शिलालेख हैं, मतलब जो शिलाओं पे लिखे गए हैं, पत्थरों पे लिखे गए हैं। तो शिलालेख भी, दीर्घ शिलालेखों की संख्या कितनी है, 14, जो कुल 10 स्थानों से प्राप्त हुए हैं, मतलब एक आध जगह से 2 भी मिल गए हैं। ठीक है, फिर दूसरे लघु शिलालेख हैं, है ना। अब स्तंभ लेख, मतलब जो स्तंभों पे खुदवाए गए हैं, जैसे जो अशोक की लाट वाला स्तंभ है वो भी एक स्तंभ से लिया गया है। तो 7 है स्तंभ लेख, है ना। कौन कौन से, लौरिया अर्राज, लौरिया नंदनगढ़, रामपुरवा, दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, प्रयाग, संकिसा, है ना। देखो समझो, याद कैसे करोगे, 2 तो लौरिया वाले हैं, लौरिया अर्राज, लौरिया नंदनगढ़। 2 दिल्ली वाले हैं, है ना। कौन कौन से, दिल्ली मेरठ, दिल्ली टोपरा, मतलब 4 हो गए। फिर उसके बाद एक रामपुरवा है, 5 प्रयाग है और संकिसा है। तो इनको 4-5 बार पढ़ोगे तो आपको स्तंभ लेख 7 याद हो जाएंगे, कहां कहां है। कैसे, 4 तो याद हो गए, 2 लौरिया अर्राज, लौरिया अर्राज और लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अर्राज, लौरिया नंदनगढ़। 2 दिल्ली वाले, दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, है ना। एक रामपुरवा, 5, एक प्रयाग, एक संकिसा, 7 हो गए। तो 7 जो है क्या है, इसके जो है स्तंभ लेख है। और तीसरा गुहालेख मिलते हैं, मतलब गुफाओं में भी अंदर लिखा हुआ है। तो अशोक के काल की जानकारी सबसे ज्यादा इसलिए है क्योंकि इसने लिखवाने की प्रक्रिया पर जोर दिया, अपने जो आदेश हैं, अपनी जो व्यवस्था है, अपनी जो इत्यादि इत्यादि चीजें हैं, उनको नोट कराने पर जोर दिया, उनको लिखवाया। अब अशोक के अभिलेख कहां कहां से मिल रहे हैं, देख लो। गिरनार से मिल रहा है, जो 14 अभिलेख हैं, दीर्घ शिलालेख हैं, 10 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। इनकी यूपीएससी ने शायद 2022 में मैचिंग पूछी थी कि कौन सा कहां है, तो आपको लोकेशन भी पता होनी चाहिए और मैप भी है, मैप पे भी देखते चलो। जैसे गिरनार, गिरनार तो आपको पता होता है, जैसे गिर पहाड़ी ज्योग्राफी में याद करते हैं कहां है, गुजरात में है। तो ये रहा गिरनार, है ना। गिरनार लो, मैं इसको उससे कर देता हूं,
हाइलाइटर यूज कर लेते हैं इसमें, ठीक है। गिरनार जो है आपका कहां पड़ रहा है, गिरनार आपका जो है कहां पड़ रहा है, गिरनार पड़ रहा है आपका गुजरात में, ठीक है। शहबाजगढ़ी, तो शहबाजगढ़ी नाम से ही क्लियर है, शहबाजगढ़ी भाई ये हिंदुस्तान जैसे तो नाम है नहीं, तो ये कहां पड़ रहा है, पेशावर पाकिस्तान, ये रहा शहबाजगढ़ी। मानसेहरा और शहबाजगढ़ी ये दोनों आपके जो है कहां पड़ते हैं, पाकिस्तान में। फिर आ जाओ धौली, धौली कहां है, उड़ीसा, है ना, ये रहा धौली मिलेगा, धौली उड़ीसा में। एक मिनट, धौली उड़ीसा इसमें दिया नहीं है, धौली यहां कहीं उड़ीसा में, यहां कहीं, यहां कहीं है, ठीक है। फिर जौगढ़ जो है, जौगढ़ भी आपका उड़ीसा में है, ठीक है, जौगढ़ उड़ीसा में है, ठीक है। अब ये कैसे याद करोगे दोनों, धौली और जौगढ़, जौगढ़ को याद करो ओढ़कर, ओढ़कर क्या करे, उड़ीसा, जौगढ़ ओढ़कर, ओढ़कर उड़ीसा, मतलब उड़ीसा मतलब ओढ़ा हुआ, तो क्या है वो उससे कह रही है ओढ़, जो ओढ़ा हुआ था, जौगढ़ मतलब ओघड़ जो ओढ़ा हुआ था, या उड़ीसा, तो जौगढ़ उड़ीसा, ओढ़कर, और उड़ीसा, उड़ीसा में भी ओढ़ने का साउंड आ रहा है, तो ओढ़ने वाले काम को क्या कर भाई, धोले मतलब धौली, तो धौली और जौगढ़ आपके कहां है, जौगढ़ मतलब ओढ़कर, और उड़ीसा मतलब ओढ़ने वाला आइटम, और धौली मतलब उसको धोले, जो भाई आइटम तू ओढ़ रहा है उसको धोले, तो धौली जौगढ़ आपको कहां मिलेंगे, उड़ीसा में मिलेंगे, तो इनको याद रखना। कालसी आपका कहां है, उत्तराखंड में, ये आपको प्राय याद ही होता है ना, जैसे गिरनार याद है ना, ऐसी कालसी। सोपारा जो है वो आपका कहां है, महाराष्ट्र में है, याद कैसे रखोगे, नाला सोपारा मुंबई के आसपास का सिस्टम है ना, तो जो है बस्ती है, तो वैसे ही सोपारा तो बोले मुंबई मतलब महाराष्ट्र, सोपारा कहां है, महाराष्ट्र में, ये भी याद हो गया सर। मानसेहरा अभी आपने याद कराई दिया, शहबाजगढ़ी और मानसेहरा कहां है आपके, पाकिस्तान में पड़ते हैं, हजारा पाकिस्तान। आपसे ये पूछेगा बस कहां है, एर्रीगुड़ी, देखो नाम ही ऐसा है ना इसका कि आंध्र प्रदेश कर्नाटक ऐसा हो, तो कर्नाटक में तो है नहीं, आंध्र प्रदेश में एर्रीगुड़ी है ना, ये एर्रीगुड़ी जो है आंध्र प्रदेश में है। चलो फिर कंधार जो है अफगानिस्तान में, आपको पता है, सन्नती जो है गुलबर्गा कर्नाटक में, तो याद हो गए सारे, बहुत सरल हैं, 2 बार आप क्लास देख लो, आपको सारी चीजें, ये सब चीजें फैक्ट जो है याद हो जाएंगे, ठीक है। मम्मी मुझे याद नहीं हो रहे, शांति से बैठ के क्लास देखना लाली, तब याद होंगे ना, तेरा दिमाग तो है कि मैसेज किसी का टपर टपर कर रहा है ना, ऐसे दीवार से टिक के वीडियो देख रही है, तो कैसे याद हो जाएगा बेटा, शांति से सुकून से बढ़िया से क्लास देखो, मास्टर भरोसा रखो, सब याद हो जाएगा। 2 बार वीडियो देख लेना क्योंकि फैक्ट ज्यादा है। चलो, अशोक के दीर्घ शिलालेख में वर्णित विषय, जैसे जो अशोक के दीर्घ शिलालेख है उनमें 14 विषय वर्णित है ना, लेकिन आपसे कुछ ही से सवाल पूछा जाता है कि ये किस शिलालेख में वर्णित है, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे प्रथम क्रम पे क्या है, जीव हत्या का निषेध, आपसे पेपर में पूछा गया है, इसको याद रखना। फिर चिकित्सा, पशुओं की चिकित्सा की चिंता कर रहा है 2, तो ऐसे याद रखना कि भाई पहले तो क्या करो, 1 नंबर क्या है, पहली बात क्या हो रही है, बोले पहली बात क्या रही है कि जीवों की जो है हत्या निषेध कर दो, जीवों की हत्या नहीं होगी, और हत्या नहीं होगी भाई उनमें कोई रोग भी नहीं लगना चाहिए, मतलब उनकी चिकित्सा, पहला पशु बलि की निंदा, दूसरा उनकी चिकित्सा। फिर जो इसमें से महत्वपूर्ण है वो है ये, भैरी घोष की जगह धम्म घोष में बदल गया, तो 4 है ना, तो 4 नंबर पे जो है वो क्या है, भैरी घोष को धम्म घोष में बदला। फिर जो इसमें से है वो ये है 8वां, अशोक द्वारा धम्म यात्राओं का प्रारंभ किया गया। फिर जो महत्वपूर्ण है वो ये है 13वें शिलालेख में वर्णन मिलता है कलिंग विजय का, ये पूछा जाता है खूब, 13 और 14 खूब। 13 में कलिंग का विजय और 5 यवन राजाओं का उल्लेख है, चोल, पांड्य, सहीपुत्र, केरलपुत्र, ताम्रपर्णी का भी उल्लेख मिलता है, तो चोल राजाओं और यवन राजाओं का उल्लेख इसमें 13 में मिलता है। 14 में क्या है, 14 में जो है डिटेलिंग है उन सबकी, तो आपको मेन जो याद रखने, पहला पशु बलि की निंदा कर रहा है, दूसरा पशुओं की चिकित्सा की बात कर रहा है, 13वां कलिंग के युद्ध की बात कर रहा है, चौथा भैरी घोष की जगह धम्म घोष की बात कर रहा है, 8वां अशोक द्वारा धम्म यात्राओं का प्रारंभ की बात कर रहा है। तो ये जो 5-6 हैं इस तरीके से जो है डिटेलिंग इन पे लिखी होती थी, ये इनकी भाषा है। इनकी भाषा को 1837 में कौन पढ़ रहा है, 1837 में इस भाषा को कौन पढ़ रहा है, अशोक की भाषा को, अशोक के लिपो की, जेम्स प्रिंसेप, है ना, जेम्स प्रिंसेप। तो मैंने कैसे याद कर रखा है, मैंने ये भी कई बार पूछा गया है, कैसे याद रखोगे, प्रिंसेप मतलब वो प्रिंट कर रहा है अशोक की भाषा, जेम्स प्रिंसेप। बोले अच्छा अशोक भैया आओ तुम्हारी भाषा भी प्रिंट करता हूं, प्रिंसेप मैं प्रिंट कर लूंगा, तो प्रिंसेप अशोक की भाषा प्रिंट कर रहा है, ऐसे ध्यान रख लेना। चलिए अब आ जाते हैं हम मौर्य काल के, हमने महत्वपूर्ण जो भी शासक थे उन सबको देख लिया, समझ लिया। अब हम आते हैं मौर्य प्रशासन पर। मौर्य प्रशासन कैसा था, कौन कौन से प्रमुख अधिकारी थे, है ना, कौन कौन सी चीजें होती थी। तो मौर्य प्रशासन के जो साम्राज्य था वो प्रांतों में विभाजित होता था, प्रांत मंडल में विभाजित होते थे, मंडल आहार या विषय में विभाजित होते थे, विषय स्थानीय में विभाजित होते थे। देखो याद कैसे रखोगे,
नीचे से याद रखो, सबसे पहले सबसे छोटी इकाई क्या है, ग्राम है। ग्राम का संग्रहण होकर 10 ग्रामों का संग्रहण बन रहा है, और संग्रहण के बाद खाटविक बन रहा है 200 ग्रामों का, और खाटविक के बाद द्रोणमुख बन रहा है। देखो कैसे याद करोगे, ग्राम है, 10 गांवों का संग्रहण कर लो, तो संग्रहण तो याद हो गया। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा जा चुका है, दोबारा पूछे जाने की प्रबल संभावना है ना। तो सबसे पहले ग्राम है, ग्रामों का संग्रहण कर लिया, बोले संग्रहण कर लिया फिर भी खटिया नहीं बुन, नहीं मां साहब, मतलब खाटविक। खाटविक कितने गांव हैं, 200 गांव का मिलकर जो है खटिया बुनी जाएगी। बड़ी खटिया बननी भाई, गांव है, गांव का संग्रहण कर लिया, लेकिन खटिया कितनी बुननी है, 200 आदमियों के बैठने लायक बुननी है, मतलब खाटविक ये कितना है, 200 गांव का है। खाटविक के बाद क्या है, द्रोणमुख है ना, तो द्रोणमुख याद कर लेना। द्रोणमुख के बाद तो ऊपर से आ जाओ, प्रांत मंडल आहार स्थानीय है ना, प्रांत मंडल आहार विषय या स्थानीय, तो आहार मतलब जिला है और स्थानीय मतलब उसके नीचे है, परगना वाली इकाई मान लो। तो ये हो गया, मतलब 8 टोटल हैं। सबसे ऊपर प्रांत होता था, विश्व मंडल होता था, विषय या आहार होता था, स्थानीय होता था, स्थानीय के बाद क्या होता था जो हमने देखा, द्रोणमुख, द्रोणमुख के बाद खाटविक, खाटविक के बाद संग्रहण, संग्रहण के बाद ग्राम। नीचे से आ जाओ, ग्राम, संग्रहण, खाटविक, द्रोणमुख, स्थानीय, आहार या विषय और फिर प्रांत। ठीक है, स्थानीय, आहार या विषय, मंडल और फिर प्रांत। टोटल 8 भागों में मौर्य प्रशासन विभक्त होता था। तो ये आपको याद हो गया संभवतः। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हैं महत्वपूर्ण पदाधिकारी, इनसे तो न जाने कितनी बार सवाल पूछा गया है, इनको तो याद कर लेना भाई, BVIMP इनके आगे लिख लो, वेरी 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 वेरी, जितनी वेरी लगा सकते हो उतना महत्वपूर्ण है। तो इनको भी ध्यान से समझते हैं, इनको भी याद करते चलते हैं, क्योंकि इनसे भी परीक्षाओं में प्रायः सवाल काफी पूछे गए हैं। जैसे कूप्याध्यक्ष क्या है, कूप्याध्यक्ष है वन विभाग का हेड, मतलब जो वन विभाग है उसका हेड कौन है, वो है कूप्याध्यक्ष। तो कैसे याद रख लोगे, वन विभाग है, कूप्या, बोले खूब पिला, बन है ना, बन है, कोई दिक्कत नहीं है, खूब पिया, खूब पिला। सीता अध्यक्ष, सीता आपको पता है कृषि भूमि को कहते थे, तो कृषि विभाग का हेड है। बबीता अध्यक्ष, तो बबीता क्या है, चरागाहों का पशु सुरक्षा अध्यक्ष, मतलब बबीता अध्यक्ष मतलब जो बोया हुआ खा रहे हैं अनाज, बबीता अध्यक्ष जो बोया हुआ अनाज खा रहे हैं पशु, उनकी रक्षा कर रहा है। सूना अध्यक्ष, बोले कतई सूना कर दूंगा, बूचड़ खाना मतलब समझते हो, जहां कटाई वाला कार्यक्रम चलता हो है ना, खचाक, तो वो बूचड़ खाना, तो वो क्या कर दूंगा, सबको सूना कर दूंगा, सब काट काट के सारा सूना कर दूंगा, मतलब सूना अध्यक्ष। बोले तू बूचड़ खाने का हेड बन जा भाई, मैं ही सूना करता रहिए। पर्ण्य अध्यक्ष आपको पता है, पर्ण मतलब वाणिज्य से रिलेटेड है, पण्या बण्या ये शब्द जो है वाणिज्य से रिलेटेड है, पण धातु, पण जो है मुद्रा का नाम होता था। पर्ण्य अध्यक्ष क्या है, वाणिज्य हेड है। पोतवाह अध्यक्ष, अब देखो पोतवाह अध्यक्ष है, पोतवा अध्यक्ष आप ये मत समझना कि वो जहाज वाला आइटम है, पोत है, ओह सर जहाज है, अक्सर कॉमन सेंस लगा लिया, यहां कॉमन सेंस नहीं लगाना भाई। पोतवा अध्यक्ष को करो, पोत को करो क्या, नाप तौल, पोत को तौल पढ़ो, पोत को क्या पढ़ो, तौल पढ़ो, पोत को तौल पढ़ो, तो पोत तौल जैसा लग रहा है, तो पोतवा अध्यक्ष मतलब माप तौल का हेड है। लक्षणाध्यक्ष, लक्षण कैसे हैं उसके, बोले टकसाल में जाने के हैं, लक्षण कैसे हैं, टकसाल अध्यक्ष है ना, तो लक्षणाध्यक्ष टकसाल अध्यक्ष। अकरा अध्यक्ष, अकरा माने खान होता है, पर्यायवाची है, खान विभाग का अध्यक्ष। तो ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 महत्वपूर्ण अधिकारी थे मौर्य प्रशासन में, इनको आपको याद करना चाहिए, इनसे आपके सवाल परीक्षा में पूछा जाता है। ये दोनों टेबुलोसिस पेपर में सवाल धरा भी मिल जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। आगे चलते हैं। अब आ जाओ मौर्य प्रशासन में जो क्या कहते हैं 18 जो वो होते थे प्रमुख तीर्थ मतलब प्रमुख 18 अधिकारी होते थे वो हैं। और ये आप पूरा देखो, ये पूरा मौर्य प्रशासन कहां से कहां तक है, देख रहे हो, केवल नीचे के चोल, चेर और पांड्या है ना, ये एरिया बचा हुआ था, बाकी पूरे भारत पे, इधर अफगानिस्तान से और बाहर होते हुए तक पूरे पे भारत का राज्य था। ठीक है, चलिए प्रधानमंत्री था पुरोहित, कामार्तिक उद्योग मंत्री, युवराज राजा का उत्तराधिकारी, समाहर्ता राजस्व मंत्री, समाहर्ता जो सबका पैसा हरता, मतलब समाहर्ता मतलब राजस्व दे जा भैया, सन्निधाता मतलब कोषाध्यक्ष होता था, तो समाहर्ता मतलब टैक्स कलेक्टर है समाहर्ता, और सन्निधाता क्या है, वो जो है कोषाध्यक्ष है। सेनापति सैन्य मंत्री है, प्रदेष्टा फौजदारी वाला है और व्यवहारिक दीवानी वाला है। अब देखो फौजदारी
प्रदेष्टा, देष्टा से याद करो दुष्ट, ये पूछा गया है। प्रदेष्टा मतलब दुष्ट, दुष्ट आदमी जो होगा वो क्या करेगा, फौजदारी करेगा। प्रदेष्टा दुष्टा, दुष्ट क्या करेगा, फौजदारी मतलब मार कुटाई करेगा, है ना। और व्यवहारिक आदमी क्या करेगा, दीवानी न्यायालय में चला जाएगा। बोले तुमने मेरे पे घर पे कब्जा कर लिया, मैं लड़ाई नहीं कर रहा, फौजदारी नहीं कर रहा भाई, मैं कहां जाऊंगा, मैं व्यवहारिक आदमी हूं, मैं न्यायालय चला जाऊंगा। तो प्रदेष्टा और व्यवहारिक को याद रखना। दंडपाल मतलब सैन्य संसाधनों को एकत्रित कर रहा है। अंतपाल मतलब सीमाओं की सुरक्षा कर रहा है। दुर्गपाल मतलब दुर्ग के भीतर की सुरक्षा कर रहा है। नागारक मतलब नगरों की व्यवस्था का प्रमुख है। तो बहुत सारे तो अपने शब्दों से ही अर्थ निकल आते हैं, उनको आपको वैसे याद रख लेना है। प्रशासता मतलब जो राजकीय दस्तावेज जो हैं उनको, प्रशासता मतलब शासक की आज्ञा, जो राजकीय दस्तावेज मिल रहे हैं उनको सुरक्षापूर्ण रख रहा है, दैट इज प्रशासता। द्वैवारिक राजप्रसादों का अधिकारी, अंतरवर्षिक राजा का निजी अंगरक्षक, आठविक वन विभाग का हेड, है ना। पढ़ने अध्यक्ष भी था वो, सॉरी पीछे जो था वो कौन सा था, कुप्य अध्यक्ष भी वन विभाग का हेड था, और आठविक भी है। उसके बाद मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष था, नायक मतलब सेना का संचालन करता। तो ये 18 से भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं। 18 तीर्थ थे और ये पूरा मौर्य साम्राज्य का एरिया था। चलिए अब आ जाते हैं मौर्यकालीन प्रमुख कर कौन कौन से लेते थे, मौर्य काल में कौन कौन से कर चलते थे। देखो भाग जो होता था भूमि कर था, मतलब ये भूमि जो आपका पैदाइश हो रही है उसका एक भाग होता था, तो भाग जो है भूमि कर था। बलि जो था धार्मिक उपकर था। बलि काफी समय से चला आ रहा है, प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। पहले जो है ये क्या कहते हैं स्वैच्छिक था, फिर जो है बाद में इंपोज कर दिया गया, तो बलि वो है। प्रणय जो है आपातकालीन कर है ना। हिरण्य जो है नगद कर है। बिस्टी जो है बेगार है, कि भाई आप 10 दिन अपने खेत में काम कर रहे हो तो एक दिन आपको राजा के खेत में भी काम करना पड़ेगा। उदयक जो है सिंचाई कर है। गुल्मदेह जो है सैनिकों का शुल्क है। पिंडकर जो है गांव पर कर है। याद कैसे करोगे, भाग तो याद हो गया, भाग क्या है सर, भाग भूमि पर लगने वाला टैक्स है सर, ये तो याद हो गया। बलि सर ये भी दिमाग में ही आ गया कि धार्मिक कर है, शुरुआत से ही चल रहा है। प्रणय जो है ना, प्रणय जो है, प्रणय को याद करो प्रलय से, प्रणय और प्रलय। तो प्रलय का मतलब आपातकाल, प्रणय मतलब प्रलय और प्रलय का मतलब आपातकाल। आपातकाल में जो टैक्स दिया जा रहा है वो क्या है, वो प्रणय कर है। हिरण्य, हिरण्य क्या है, हिरण्य मतलब नगद दे दे भैया, हिरण्य मतलब नगद दे दे, है ना, हिरण्य नगद कर है। बिस्टी जो है, बोले यार ये बड़ी बेकार की बात है, बिस्टी है यार, है ना, बेगारी कर रहे हैं, बिस्टी कर रहे हैं, मतलब जबरदस्ती टैक्स वो जो है राजा के खेत में काम कर रहे हैं। उदयक जो है वो सिंचाई कर है। गुल्मदेह जो है वो क्या है, सैनिकों का शुल्क है। तो पिंडकर गांव पे, पिंड पंजाब में आज भी गांव को पिंड बोलते हैं, तो पिंडकर मतलब गांव पे लगने वाला टैक्स। तो ये जो है मौर्य काल के प्रमुख काल कर थे। ठीक है, चलिए आगे का मामला जो है ये मैंने नोट्स से ही अपने आप को दे दिया है, ताकि जो है इस तरीके से आप आराम से पढ़ लो, शॉर्ट में इजी तरीके से बता दिया। तो मौर्य काल हमने पूरा पढ़ लिया। मौर्य काल में हमने देखा 4 बड़े वंश थे मौर्यों के आने तक। प्री मौर्यन हसीना है, हर्यक, शिशुनाग, नंदवंश, फिर जो है मौर्य वंश आ जाता है। मौर्य वंश के बाद ये, अब मौर्य वंश के बाद मौर्योत्तर काल में 2 बड़ी चीजें हैं। क्या, देसी शासक हैं मतलब जो भारतीय शासक हैं, देसी शासक हैं मतलब जो भारतीय शासक हैं, और विदेशी शासक हैं मतलब जो अशोक के समय पे ही जो एरिया है ना, अशोक के समय का एरिया आपने देखा पूरा अफगानिस्तान से लेके, मतलब उत्तर पश्चिम से लेके नीचे बस चोर चेर पांड्या छोड़ दो, पूरे भारतवर्ष पे अशोक का कब्जा है, पूरे भारतवर्ष में मगध का एरिया है। तो अब विदेशी शासक जो है वो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पर रहेंगे, है ना, यहां रहेंगे, और देसी शासक जो हैं वो कहां रहेंगे, ये भी आप देख लो। देसी शासक जो है इन एरिया पे रहेंगे। देसी शासकों का ये क्षेत्र होगा, विदेशी शासकों का ये पीला वाला क्षेत्र होगा, ताकि आपके दिमाग में क्लियरिटी रहे, है ना। समान समय में भी लोग ये दोनों शासन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल चलते हैं, देसी शासक कौन कौन है, शुंग, कण्व, सातवाहन, चेदी वंश, है ना। ये 4 बड़े वंश हैं जिन्होंने गुप्त काल, मौर्य और गुप्त 2 बड़े काल हैं। गुप्तों से पहले और मौर्यों के बाद भारत के इस वाले भाग पर भारत के शासन किया, इस वाले भाग पर, है ना, इस वाले भाग पर इन्होंने शासन किया। कौन कौन से, हसीना तक तो आ गए थे, हर्यक, शिशुनाग, नंद, मोय मतलब मौर्य, सुका मतलब शुंग और कण्व, और जो है सातवाहन और जो है चेदी। तो ये जो है बड़े वंश हैं 4। तो सबसे पहले, और फिर ये विदेशी वंश है, हिंद यवन या इंडो ग्रीक, शक हैं,
पार्थिवियन है और कुषाण है। कुषाणों का महत्वपूर्ण शासक कौन है? कनिष्क है। शकों ने जो है शक संवत चला रहा है। तो ये सब जो है महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए, तो विदेशी और देशी इनके वो फैक्ट जो परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं उनको कवर अप करते चलते हैं। फॉर एग्जांपल ये रहा, अब देखो इधर वाले एरिया पे साइमल्टेनियसली, है ना, क्या बोलते हैं, मैं कुछ गलत बोल गया हूं, खैर, तो इसी समय मतलब तत्काल रूप से इधर वाले एरिया पे विदेशी वंश शासन कर रहे हैं, जिनको हम अभी बाद में देखेंगे, आज ही देखेंगे, चिंता मत करो। शुंग वंश है। शुंग वंश का संस्थापक कौन है? पुष्यमित्र शुंग है। शुंग वंश का संस्थापक कौन है सर? शुंग वंश का संस्थापक है पुष्यमित्र शुंग, है ना, पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश का संस्थापक है। पुरोहित इसका कौन है? इनके पुरोहित माने जाते हैं पतंजलि, है ना, बड़े व्याकरणज्ञ हैं पतंजलि। पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग जो है एक ब्राह्मणवादी शासक था, जिसने वैदिक धर्म को, वैदिक जो कल्चर था उसका पोषण किया, उसका पुनरुद्धार कराया, क्योंकि इस समय तक आते आते विभिन्न जो है बौद्ध, खासकर बौद्ध ने बड़े स्तर पर प्रभाव डाल चुके हैं, है ना, और बौद्ध धर्म में भी विकृति आनी शुरू हो गई हैं। तो इन्होंने पुनः वैदिक धर्म का जो है ग्रंथों का संकलन कराया, है ना, बहुत सारे जो विद्वान थे उनको संरक्षण दिया, इत्यादि इत्यादि। हर्ष चरित्र में जो है पुष्यमित्र को अनार्य कहा गया है, पता नहीं क्यों, जबकि इसने सारे काम तो आर्य जैसे किए हैं। खैर, हर्ष चरित्र किसकी रचना है? बाणभट्ट की रचना है, ये भी पेपर में पूछा गया है। और इस वंश का लास्ट शासक कौन था? देवभूति था। यहां से बस इतना ही सवाल पीवाईक्यू में पूछा गया है। और शुंग वाला एरिया आप देख लो, ये जो एरिया है ये शुंगों का था। तो सबसे पहले शुंग का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग है, अंतिम शासक देवभूति है। पुष्यमित्र शुंग जो है ब्राह्मण शासक है, ब्राह्मणों का संरक्षक है, वैदिक धर्म का पुनरुद्धार कर रहा है ना, और जो है किस वंश के बाद आ रहा है? अब ये मौर्य। मौर्य का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त था। बृहदत्त को निपटा के जो है ये शासक बने। फिर जो है पुरोहित जो है पतंजलि है ना। कहीं कहीं और भी उल्लेख मिलता है कि ये जो है शासक बृहदत्त के जाने के पश्चात, मतलब बृहदत्त की हत्या नहीं की थी, बृहदत्त के जाने के पश्चात इन्होंने शासन सत्ता संभाली है, क्योंकि मूलतः तो ब्राह्मण है ना, तो इसलिए तो ब्राह्मण शासक है। ये सारी चीजें इनसे पूछी गई हैं, इसको आप ध्यान रखोगे। हर्ष चरित्र तो किताबें जब हम करेंगे तब देख लेंगे, वहां भी पढ़ेंगे। चलिए, शुंग के बाद क्या है? इनसे रिलेटेड और जो महत्वपूर्ण फैक्ट है जो पूछे गए हैं, एक मालविकाग्नि मित्रम किताब है ना, कालिदास की किताब है। कालिदास बड़े कवि हैं इस समय के, अभी गुप्त काल में हम इनको पढ़ेंगे और प्रॉपर पढ़ेंगे। तो मालविकाग्नि मित्रम जो किताब है वो किसकी प्रेम कथा है? यूपीएससी ने पूछा है। मालविका और अग्निमित्र, मालविका और अग्निमित्र किस वंश का शासक है? शुंग वंश का शासक है। पुष्यमित्र, अग्निमित्र, अग्निमित्र शुंग वंश का शासक है। मालविका और उसकी प्रेम कथा है। साथ साथ मालविका मिग्नि मित्रम में विदर्भ विजय, विदर्भ जो ये गुजरात के नीचे वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया विदर्भ, इसकी जो विजय की है, इस पे जो विजय प्राप्त की है शुंगों ने, उसका वर्णन है। साथ ही साथ यवन आक्रमण का वर्णन है। साथ ही साथ शुंग कालीन राजनीतिक गतिविधि का वर्णन है। तो मालविकाग्नि मित्रम से ये वाला पहला वाला फैक्ट तो पूछ लिया है, 1 2 3 ये फैक्ट अभी बाकी हैं। अगर मालविकाग्नि मित्रम से सवाल आएगा तो यहां से पूछेगा क्या कि ब्रिटिश विदर्भ विजय का वर्णन है, यवन आक्रमण का वर्णन है, और शुंग कालीन जो राजनीतिक गतिविधि है उनका वर्णन है। फिर दिव्याविदान क्या है? पीएस मतलब पुष्यमित्र शुंग ने अशोक के 84,000 स्तूपों को खत्म कर दिया। ये कौन कहता है? दिव्याविदान, जो कि जो है साउथ का ग्रंथ है दिव्याविदान। तो दिव्याविदान बताता है कि वो ब्राह्मण पोषक शासक था पुष्यमित्र शुंग, और उसने अशोक द्वारा बनवाए गए, क्योंकि अशोक अपने अंतिम समय में बौद्ध धर्म, कलिंग के युद्ध के पश्चात अशोक ने क्या किया? बौद्ध धर्म को ज्वाइन कर लिया, है ना। उसने कहा कि भाई अपने शासन के 8वें वर्ष में कलिंग का युद्ध लड़ा, है ना। अभी जब हम देखेंगे चेदी वंश देखेंगे तो कलिंग में बताऊंगा कि अशोक ने कलिंग पे आक्रमण क्यों किया, है ना। ये बात भी समझना जरूरी है, क्योंकि भाई इतना बड़ा युद्ध माना जाता है, 1 लाख सैनिक उसमें मारे गए थे। उसके बाद जो है अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और उसने जो है धम्मघोष को अपना लिया। तो ये बात भी हमें समझ में आनी चाहिए ना कि उसने वहां आक्रमण क्यों किया, अभी देखेंगे, ठीक है। तो इन्होंने जो है पुष्यमित्र शुंग को, क्योंकि अशोक के बाद आ रहे हैं तो अशोक के 84,000 स्तूपों को नष्ट कर दिया। ये कौन कह रहा है? दिव्यावदान में वर्णन है। अयोध्या विलेख सवाल कई बार पूछा गया है, किसका है? धनदेव ने इसको मतलब धनदेव ने इसको लिखा है, धनदेव कृत है। धनदेव कौन है? इसी वंश का वंशज है आगे धनदेव। इसने बताया है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। अश्वमेध यज्ञ क्या था? घोड़ा छोड़ दिया जाता था, जहां तक घोड़ा जा रहा है वहां तक शासन है, जहां तक उसको कोई नहीं रोक रहा है, वहां तक हम ही हमें, है ना, मतलब
हमसे कोई टक्कर लेने के मूड में है नहीं। तो अयोध्या विलेख किससे संबंधित है? पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है, और पुष्यमित्र शुंग ने 2 जो है अश्वमेध यज्ञ करवाए, और ये बात कौन बता रहा है? धनदेव ने इसको बनवाया है। फिर भरहुत स्तूप का निर्माण जो है वो कौन करा रहा है? पुष्यमित्र। अब ये देखो, ये 2 कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं। एक तरफ तो आपको वर्णन मिल रहा है कि पुष्यमित्र ने क्या किया कि जो है अशोक के स्तूपों को नाश कर दिया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये वर्णन मिल रहा है कि पुष्यमित्र शुंग भरहुत स्तूप का निर्माण करा रहा है। भाई अगर बौद्धों का इसी प्रकार से संहारक होता जैसा इन्होंने लिखा है, तो वो भरहुत स्तूप क्यों बनवाता? ये कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें, लेकिन खैर हमें तो फैक्ट की दृष्टि से याद रखना है। तो फैक्ट की दृष्टि से भरहुत स्तूप का निर्माण कौन करा रहा है? पुष्यमित्र शुंग करा रहा है। आगे चलते हैं, कर्ण वंश। शुंग के बाद कौन सी डायनेस्टी आ रही है? कर्ण। 4 हैं, याद करा देता हूं दोबारा। शुंग है, शुंग के बाद कर्ण है, कर्ण के बाद जो है सातवाहन है, सातवाहन के बाद चेदी वंश है। तो कर्ण वंश जो है संस्थापक कौन है? कर्ण वंश का वसुदेव है ना, वसुदेव है कर्ण वंश के संस्थापक वसुदेव। ये भी ब्राह्मण जो है पोषक धर्म है, ब्राह्मण पोषक शासक है ना। कम समय चला है, 75 ईस्वी से 30 ईस्वी, 45 साल शासन चला है। शुंगों की भांति वैदिक धर्म व संस्कृति का संरक्षण किया। अंतिम शासक कौन था? सुशर्मन। कुल 4 शासक इतने समय में हुए हैं, और सुशर्मन को निपटा देगा कौन आगे? आंध्र सातवाहन वंश। तो कर्ण वंश ये जो इनका वाला एरिया था, यही कर्ण वाला एरिया है ना, मुख्यतः मगध वाला एरिया। तो मगध हमने देखा था, तो ये उसी एरिया पे ये लोग भी शासन कर रहे हैं। चलिए फिर आंध्र सातवाहन वंश। अब आंध्र सातवाहन वंश थोड़ा बड़ा एरिया में, याद रहे इस वाले एरिया पे विदेशी शासन चल रहा है, देखेंगे किस किस का। तो आंध्र सातवाहन वंश का थोड़ा बड़ा एरिया है ना, बड़े शासक हैं। संस्थापक कौन है इसका? आंध्र सातवाहन का सिमुक। याद कैसे करोगे? शासक सातवाहन, शासक सिमुक है ना, इसे ध्यान रख लेना। शासन क्षेत्र महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है। ये देखो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश ये वाला एरिया, कर्नाटक मतलब ये वाला एरिया। तो ये मुख्यतः इन क्षेत्रों पे शासक हैं। राजधानी इनकी पैठान या प्रतिष्ठान थी, गोदावरी नदी के तट पर थी। यह भी सवाल आपसे पूछा गया है। प्राचीन भारत का सर्वाधिक कार्यकाल वाला वंश है, मतलब इतने लंबे समय तक 30 ईसा पूर्व से 250 ईस्वी, लगभग 300 साल ये वंश शासन कर रहा है। आंध्र सातवाहन वंश बड़े समय शासन है, लंबे समय शासन है ना। वशिष्ठी पुलवामी द्वारा जो है राजधानी ये बनाई गई थी, जो है पैठान या प्रतिष्ठान। फिर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है? राजा हाल का वर्णन मिलता है, इन्हीं के एक महत्वपूर्ण राजा हैं जिन्होंने गाथा सप्तशती नामक मुक्तक काव्य की रचना की है। ये पेपर न जाने कितनी बार ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। गाथा सप्तशती बोले हाल गा मतलब अभी गा, गाथा बोले अभी गा, गाथा सप्तशती मतलब हाल ने बनी है। नासिक अभिलेख का वर्णन मिलता है जो कि गौतमी बलश्री कृत है। गौतमी बलश्री कौन है? गौतमी पुत्र सातकर्णी, आपने नाम सुना होगा, उनकी मां है। सातकर्णी का विजय का वर्णन है गौतमी पुत्र सातकर्णी की। और सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी कौन सी उपाधि ले रहा है? बेण कटक स्वामी की उपाधि गौतमी पुत्र सातकर्णी ले रहा है। सर्वप्रथम और सर्वाधिक शीशे की मुद्रा भी सातवाहन चला रहे हैं। तो ये सातवाहनों से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, दोबारा समझ लीजिए। सातवाहन का संस्थापक कौन है? सिमुक है। महत्वपूर्ण शासक कौन है? गौतमी पुत्र सातकर्णी, जिससे संबंधित है नासिक अभिलेख, जिसको बनवा रही है उसकी मां गौतमी बलश्री, है ना। और उसके बाद फिर जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है कि इनका शासन क्षेत्र कौन सा था, यह सवाल भी पूछा गया है। राजधानी भी पूछी गई है, कहां पे थी? गोदावरी नदी के तट पे थी। प्राचीन भारत का सर्वाधिक कार्यकाल वाला वंश है, यह सवाल आ जाएगा। आधे से ज्यादा को नहीं पता होगा तो थोड़ा ध्यान रखना। वशिष्ठी पुलवामी द्वारा राजधानी बनाई गई है। राजा हाल का वर्णन मिलता है, गाथा सप्तशती, और शीशे के सिक्के जो है ये चला रहे हैं। फिर आ गया चेदी या महामेघवाहन वंश। ये देखो, ये है भाई कलिंग वाला एरिया। अब ये कलिंग वाला एरिया है, मतलब अगर इस पे आधिपत्य है तो आपका समुद्र पे आधिपत्य है। समुद्र पे आधिपत्य है, मतलब इस एरिया से आप बिजनेस कर पा रहे हो, और बिजनेस से क्या होगा? अर्थ का संचय होगा, अर्थ का एकत्रीकरण होगा, और अर्थ के संचय से, अर्थ के एकत्रीकरण से क्या होगा? राजा की ताकत को क्या होगी? स्ट्रॉन्गनेस मिलेगी, मजबूती मिलेगी। ठीक है, तो यही है। तो चेदी वंश या महामेघवाहन वंश, इसको याद रखोगे कहां है? कलिंग वंश है ना, या जो है कलिंग वाले एरिया में है। तो चेदी, अभी हम शक्तिमती जो है इसकी राजधानी भी पढ़ के आ रहे थे महाजनपद काल में, तो चेदी वंश उसी के नाम पे, वो एरिया के नाम पे पड़ गया। और महामेघवाहन इसका संस्थापक है, इस वजह से। संस्थापक कौन है? महामेघवाहन। जानकारी का स्रोत क्या है इस वंश की? तो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वो है ना। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से ही और कुछ बातें पता चलती हैं कि ऋषभदेव की मूर्ति, ऋषभदेव कौन? जैनों के गुरु ऋषभदेव की मूर्ति मगध से वापस लाया खारवेल, जिसको महापदम नंद वापस ले गया था।
नंद वंश के समय। दक्षिण के 3 राज्य चोर, चेल और पांडे को हराने का भी उल्लेख मिलता है खारवेल के आतिगुम्पा अभिलेख में। तो खारवेल आपसे पूछ ले किस वंश का शासक है, सवाल ये जितने फैक्ट मैं आपको हैंड रिटन वाले में दे रहा हूं ना, ये सारे सवाल है पेपर में पूछे गए सवाल हैं, तो ये फैक्ट तो आपको याद होने ही चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपसे पूछ लूं अयोध्या अभिलेख किसका था, पुष्यमित्र शुंग था। कौन बनवा रहा था, धनदेव बनवा रहा था। क्या वर्णन था, 2 अश्वमेध यज्ञ का वर्णन था। 4 से 6 बार सवाल पूछा गया है, पीवाईक्यू करे होगे तो आपके ध्यान में होगा। चलिए, तो ये एरिया है, इसीलिए अशोक जो है यहां आक्रमण कर रहा है कलिंग पर, ताकि समुद्र पर जो है पहुंच बनाई जा सके और व्यापार बढ़ाया जा सके। व्यापार बढ़ेगा तो अर्थ बढ़ेगा, अर्थ बढ़ेगा तो राज्य मजबूत होगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। हिंद यवन शासक। अब विदेशी शासकों को देख लो, देसी वाले तो तुमने देख लिए, देसी 4 देखे, शुंग, कण्व, सातवाहन और चेदी, ये 4 बड़े राजवंश हैं। उसके साथ साथ अब हम इधर वाली सीमा पर देख रहे हैं भारत के, ये कौन है, थोड़ा इमेज गंदा है, इंडो बैक्ट्रियन या हिंद यवन शासक हैं। तो हिंद यवन मौर्योत्तर काल में भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर हैं। उत्तर पश्चिमी सीमा मतलब ये उत्तर ये पश्चिम, ये वाले एरिया में यही है। प्रथम आक्रमणकारी है इस एरिया पे। राजधानी इनकी क्या है, साकल है। संस्थापक कौन है, डेमेट्रियस। तो डेमेट्रियस जो है इसका हिंद यवन का संस्थापक है। संस्थापक कोई नहीं पूछता आपसे। हिंद यवन की लोकेशन आपसे पूछी जा सकती है, इसको ध्यान रखना। महत्वपूर्ण शासक जो सवाल पूछा गया है, इसी वंश का शासक था मिनांडर, है ना। बौद्ध अनुयायी है, जिसका मिलिंद पन्नो एक आपसे पूछा जाता है किस किस के बीच संवाद है, तो ये यही शासक मिनांडर, हिंद यवन शासक है मिनांडर, और बौद्ध भिक्षु है नागसेन। उनके मध्य का संवाद ग्रंथ है नागसेन मिनांडर के मध्य का, और सोने के सिक्के चलवा रहे हैं ये लोग हिंद यवन लोग, ठीक है। तो ये एज ए फैक्ट इस पूरी बात को भी आप याद रखोगे। फिर आ जाते हैं शक। तो शकों का भी यही एरिया है, शकों का भी यही एरिया है। मूलतः सीरिया के निवासी हैं, बोलन दर्रे से भारत में आए हैं। शक, बोले बोलो तुम्हें शक है क्या, मतलब बोलन दर्रे से कौन आ रहा है, शक सवाल पूछा गया है। तो बोलो तुम्हें शक है क्या, मुझे बिल्कुल कतई शक नहीं है सर, आप जो कराओगे पेपर में आएगा। दीदी वो तो आएगा ही आएगा, थोड़ा बहुत अपना भी पढ़ती रहे। प्रमुख शासक कौन कौन है, रुद्रदामन प्रथम इनका प्रमुख शासक है, जो सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करा रहा है। और सुदर्शन झील कौन बनवा रहा था, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य में मैंने पढ़ाया नहीं आपको, चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया है, गुजरात में है। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय उसका राज्यपाल है पुष्यगुप्त, वो जो है सुदर्शन झील का निर्माण करा रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पुष्यगुप्त ने करवाया था जो है गुजरात में, ठीक है। रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है आपसे पूछा जाता है, जूनागढ़ अभिलेख किसका है, तो रुद्रदामन का। रुद्रदामन कौन है, शक शासक है, शक है ना, रुद्रदामन है। जूनागढ़ अभिलेख है और पूर्णतया संस्कृत में जो है ये जो है अभिलेख है, तो विशुद्ध संस्कृत में है। तो ये जो है सारे फैक्ट शकों से संबंधित थे। फिर पल्लव या पार्थियन, ये इसी के बाद आए हैं। ये भी 4 बड़े वंश हैं, कौन कौन, हिंद यवन, शक, पल्लव, पार्थियन, और फिर एक और आ जाएंगे कुषाण। तो हिंद यवन जो है शक और पल्लव पार्थियन, या फिर पहलव पार्थियन और जो है कुषाण, ठीक है। चलिए, तो पहलव पार्थियन मूलतः ईरान के निवासी हैं। संस्थापक मिडेरेत्रस, इसका कोई सवाल पूछा नहीं है, कुषाणों ने जो है इसका अंत कर दिया, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आ जाए तो आपको याद रहना चाहिए। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इधर वाले क्या थे, सबसे पहले शुंग, कण्व, सातवाहन और चेदिया महामोघवाहन। और इधर कौन कौन से हैं, विदेशी, हिंद यवन, हिंद यवन के बाद शक, शक के बाद पहलव या पार्थियन, और इसके बाद जो है सबसे लास्ट कुषाण। कुषाणों का भी एम्पायर यही है, यही वाला एरिया। आप समझ में आ गई, इधर दूसरे एम्पायर चल रहे हैं, देसी शासक हैं, इधर विदेशी शासक हैं। ऐसे आपको कंफ्यूजन होता है ना, ऐसे पढ़े ही नहीं होगे। अगर आपने पूरी क्लास देखी आपको समझ में आया होगा, लिहाजा एक कमेंट जरूर करके जाया करो। खैर, पार्थियन को खात्मा करके सत्ता स्थापित की, मूलतः चीनी तुर्कमेनिस्तान के हैं। संस्थापक कौन है, कुजुल कडफिसस, ये सवाल पूछा जाता है। कुषाण वंश का संस्थापक कौन है, तो का से कुषाण, और सारे नाम उसके का से शुरू, कुजुल कुडफिसस, ठीक है। चलो, वास्तविक संस्थापक मतलब जिसने सत्ता का डंडा गाड़ा, वो कौन है, बिम कडफिसस है। तो बिम से मार दिया भाई, सबको आसपास के जितने थे ना सबको बिम से मार दिया। मतलब कुषाण बोले मैं रहूंगा, बिम कडफिसस, मैंने बिम से सबको जो है फिजिक्स कर दिया। और संस्थापक कौन है, कुजुल कडफिसस, ठीक है। शैव मतानुयायी है बिम कडफिसस, बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के जारी कर रहा है ना, बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के जारी कर रहा है, ठीक है। तो कुषाण वंश से रिलेटेड भी महत्वपूर्ण फैक्ट ये हो गए। कुषाण वंश का एक शासक जो है जिससे अलग से सवाल पूछे जाते हैं, दैट इज कनिष्क।
कनिष्क जो है 78 ईस्वी में शक संवत को चला रहा है, और शक संवत को आज की भारत सरकार ने अडॉप्ट कर रखा है। सरकारी जो है कैलेंडर है वो शक संवत। तो शक संवत राष्ट्रीय पंचांग है भारत का। ये आपसे पूछा जा सकता है कौन चला रहा है। 78 ईस्वी में कुषाण कनिष्क चला रहा है। राजधानी पेशावर है और मथुरा है, दो राजधानियां हैं, है ना। बौद्ध धर्म का कट्टर संरक्षक है कौन, कनिष्क, ठीक है। पेशावर के स्तूप का निर्माण करा रहा है। भरहुत के स्तूप का नाम कौन करा रहा था, बोले जो बदनाम है कौन, पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। चलो, कनिष्क के दरबार में पार्श्व, अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन, चरक जैसे विद्वान थे। कनिष्क कला और संस्कृति का महान संरक्षक है। इसी के समय मूर्ति कला की गांधार शैली और मथुरा शैली पनपी, इनका भी उदय हुआ। इन शैलियों में मूर्तियां बनना शुरू हुआ। तो माना जाता है बुद्ध की प्रथम मूर्ति थी वो इसी के समय इसी की शैलियों में बनवाई गई। फिर सिल्क रूट पर भी इसने नियंत्रण स्थापित किया। ये पीछे आप देख रहे हो, ये यहां से होकर जो सिल्क रूट जाता था, इस पे भी जो है कुषाणों का या कनिष्क का नियंत्रण स्थापित था। मथुरा से कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति मिली है, मतलब सिर नहीं है उस मूर्ति का, नीचे का पूरा एरिया है। माना जाता है कि वो किसकी मूर्ति है, कनिष्क की मूर्ति है। तो इस प्रकार हमने पूरा मौर्य और मौर्योत्तर पीरियड पढ़ लिया, जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकते थे, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है। इस पूरे सब को ना 4 से 5 कक्षाओं में समाप्त किया जाता है। क्योंकि ये रिवीजन क्लास है इसलिए हमने इसको फटाफट देख लिया। क्योंकि आज फैक्ट बहुत ज्यादा है तो मैं फिर से एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं चीजें किस तरीके से थी, है ना। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास। हमने कहां से शुरू की थी, हमने आज की क्लास अपनी शुरू की थी 16 महाजनपद से, तो ये तो आपको पता ही है ना। चलिए खैर, 16 महाजनपद में हमने देखा कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ऐसा हो गया था कि 16, इसकी जानकारी कहां मिलती है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से। 16 महाजनपद कौन कौन से, सबकी राजधानी अंग चंपा मतलब चमका, अस्मक पोटली, बोले हजमत टोटली खत्म कर दूंगा, अवंती उज्जैनी और जो है माहिस्मती। गंधार की क्या है आपको पता ही है, गंधार की तक्षशिला। कंबोज हाटक, बोझ से क्या है फाटक खुल गए। मगध गिरिव्रज पाटलिपुत्र आपको पता है। मत्स्य बोले बड़ी वाली मछली, नगर, मत्स्य सार्क मछली देख ली थी, बज्जी वैशाली, ठीक है। चलिए, चेदी का जो है शक्तिमती है। काशी आपको याद है, वाराणसी, कौशल जो है श्रावस्ती, है ना। कुरु इंद्रप्रस्थ आपको पता है। मल्ल जो है, मल्ल बोले पाव भाजी, पाव वाला पाव जो है वो उसकी भाजी जो है मलमल सी होती है। पांचाल जो है अहिछत्र काम्पिल्य। सूरसेन मथुरा और वत्स जो है कौशाम्बी, अम्बे मां के वत्स। फिर हमने देखा मगध की वंशावली, हसीना मोयसुका मतलब हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश, और उसके बाद 2 थे कौन कौन से, शुंग, कर्ण, सातवाहन और चेदी वंश, है ना। तो इस तरीके से मगध की वंशावली चलिए, फिर जो है गुप्त साम्राज्य आ जाएगा। खैर, ये 3 जो है प्री मौर्यन है, इनको याद कर लेना, हसीना, हर्यक, शिशुनाग, नंद, फिर मौर्य आ जाएंगे। फिर पोस्ट मौर्यन अभी देखेंगे। मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य है, इसका संस्थापक। चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन भिक्षु भद्रबाहु से शिक्षा ले रहा है, संलेखना से निपटेगा, है ना। चलिए, सिकंदर जो है सेल्यूकस निकेटर ने राजदूत भेजा चंद्रगुप्त के दरबार में। मेगास्थनीज बताता है, इंडिका उसकी पुस्तक है, 7 प्रकार की जातियां बताता है कौन कौन सी, है ना। उसने और भी बहुत सारी चीजें कही हैं। दास प्रथा कह रहा है नहीं है, 7 जाति हैं, दार्शनिक हैं, है ना, सभासद हैं, और जो है दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक, सभासद, ठीक है। चंद्रगुप्त की जो है कौटिल्य थे, कौटिल्य की रचना है अर्थशास्त्र। सप्तांग थ्योरी बता रहे हैं। राजा मित्र, अमात्य, जनपद, दंड, दुर्ग, कोश, ठीक है। 7 अंग बता रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। बिंदुसार हुआ है, बिंदुसार डाइमेकस और डायमेकस जो है, डाइमेकस और डायनोसिस जो है 2 वो आ रहे हैं। चाणक्य प्रधानमंत्री है। वायु प्रधान में इसको बिंदुसार को भद्रसार कह रहे हैं, और जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है। और 3 चीजें मांग रहा है, सूखी अंजीर, मदिरा और जो है दार्शनिक एंटियोकस ने मना कर दिया, हमारे यहाँ इनका विक्रय नहीं होता। फिर अशोक आ गया, बड़ा शासक है। बिंदुसार पिता है, शुभ्रधांगी मां है इनकी, है ना। नाम देवान पियदस्सी इसका नाम मिलता है। अभिलेख की भाषा प्राकृत है और ब्राह्मी, खरोष्टी सब लिपि में लिखा है। वो जो है अभिलेख जिन पर अशोक का नाम मिलता है वो कौन से, माईगन मतलब माई से मतलब मास की, जी फॉर गुर्जरा, ने जी यू मतलब उबेल गोलम, और जो है ना मतलब नेतूर। तो ये हैं। उसके बाद दीर्घ शिलालेख 14 हैं, 10 स्थानों से मिले हैं। लघु शिलालेख हैं, शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख 3 में बांटते हैं। स्तंभलेख जो है 7 हैं, कौन कौन से, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अंगनाज, और आपके दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, एक जो है हो जाएगा कौन सा, संकिसा, एक जो है प्रयाग, और एक जो है रामपुरवा। तो इस तरीके से 7 है, इनका स्थान याद रखना। ये जो है दीर्घ प्राप्ति स्थल जो है 14 स्थानों से इनकी जगह पूछी जाती है। गिरनार आपको पता है, गिर पहाड़ी, शहबाजगढ़ी, मानसेहरा दोनों एक साथ याद करना, गिरनार, सहवाजगढ़ी,
सहवाजगढ़ी मानसेहरा दोनों कहाँ है? अफगानिस्तान में। ये रहा सहवाजगढ़ी मानसेहरा। फिर धौली, तो मैंने क्या कहा? ओढ़ना, मतलब ये औघड़ जौघड़ जो तुम ओढ़ कर गए हो, मतलब ओडिशा, उसको धोलो, तो धौली ओडिशा, ओडिशा में है। कालसी जो है उत्तराखंड में, आपको पता है। सोपारा, नाला सोपारा महाराष्ट्र। मुंबई, एर्रीगुड़ी ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। फिर करनार जो है अफगानिस्तान में हो जाएगा। सन्नति कर्नाटक में है। फिर हमने देखा ये जो महत्वपूर्ण है, जीव हत्या का निषेध पहले में, दूसरे में उनकी चिकित्सा, 13वें में जो है सबसे पहले, चौथे में जो है धम्मघोष की स्थापना कर रहा है, 13वें में कलिंग के युद्ध का वर्णन है, 5 जो है आसपास के राजाओं का वर्णन है। फिर हमने ये देखा, ये महत्वपूर्ण है, सबसे पहले था प्रांत, फिर विषय, प्रांत, प्रांत के बाद मंडल, मंडल के बाद आहार विष, फिर स्थानीय, फिर जो है क्या कहते हैं द्रोणमुख, खाटविक और जो है संग्रहण और ग्राम। इसी तरीके से महत्वपूर्ण पदाधिकारी थे। सीता अध्यक्ष कृषि विभाग का हेड था। बिबिता अध्यक्ष, बोले बुआ हुआ सब खा गए। चारागाह का अध्यक्ष है। सूना अध्यक्ष, बिल्कुल सूना कर दूंगा, बूचड़ खाना। पढ़ने अध्यक्ष, पर्ण मतलब वाणिज्य, वाणिज्य का अध्यक्ष। पोतवाद, पोत को पढ़ो नापतौल, तौल मतलब नापतौल अध्यक्ष। लक्षण अध्यक्ष टकसाल का अध्यक्ष है। अकरा अध्यक्ष खान विभाग का अध्यक्ष है ना। और कूपा अध्यक्ष मतलब जो है वन विभाग का अध्यक्ष है। फिर हमने ये देखे कि जो उसका मौर्य का प्रशासन था, अशोक का जो पूरा एरिया था, और 18 तीर्थों को हमने देखा। फिर हमने देखा था मौर्य प्रशासन के 18 तीर्थ। फिर जो प्रमुख कर थे वो कौन कौन से थे? पिंड मतलब गांव का कर हो गया, भाग भूमि कर हो गया, बलि पहले से ही चला आ रहा था, धार्मिक कर, प्रणय मतलब प्रलय मतलब आपातकालीन कर, हिरण्य मतलब चुपचाप कैश दे दो, बिस्टी मतलब अरे यार बड़ी मट्टी खराब है मतलब जबरदस्ती वाला बेगार, उदयक मतलब सिंचाई कर, गुल्मदेह मतलब सैनिकों का शुल्क। फिर हमने देखा मौर्योत्तर काल में 4 देसी वंश हैं, शुंग, कण्व, सातवाहन, चेदी। 4 विदेशी वंश हैं, हिंद, यवन, शक, पहलव और पार्थियन और जो है कुषाण। तो इन सबको हमने देखा। ये मैंने आपको इनका एरिया बताया। शुंग वंश का पुष्यमित्र शुंग संस्थापक है, पतंजलि उसके पुरोहित हैं, ब्राह्मणवादी शासक है, और हर्ष चरित्र में जो है इसको अनार्य कहा गया है। साथ ही साथ मालविका अग्निमित्रम कालिदास की रचना है। मालविका अग्निमित्र की प्रेम कहानी है। विदर्भ विजय का वर्णन है, यवनों के आक्रमण का वर्णन है, और जो इसके समय की राजनीति है उसका वर्णन है। दिव्यावदान कहता है कि 84,000 बौद्ध स्तूपों को खत्म किया किसने? पुष्यमित्र शुंग ने, अशोक के। लेकिन अयोध्या विलेख वर्णन करता है, जिसको धंधे बनवा रहे हैं कि 2 जो है सुमेध यज्ञ कराए, साथ ही साथ इसका जो है भरहुत स्तूप का निर्माण करा रहा है। मतलब ये बात दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है। खैर, उसके बाद कर्ण वंश आ जाता है। कर्ण वंश का संस्थापक कौन है? वसुदेव। ये भी जो है इनकी चीजों को आगे बढ़ाता है। फिर आंध्र सातवाहन, महाराष्ट्र कर्नाटक वाले एरिया में आंध्र सातवाहन वंश है। सिमुक इसका संस्थापक है। सर्वाधिक शीशे के सिक्के चला रहे हैं। माता के नाम से यह जाना जाता था। सर्वाधिक समय शासन करने वाला वंश था। राजा हाल इससे जो है रिलेटेड है। गाथा सप्तशती इन्होंने लिखी है। नासिक अभिलेख जो है गौतमी बलश्री बनवा रही हैं, और गौतमी पुत्र सातकर्णी से संबंधित है, उसकी विजय का वर्णन है। ठीक है। फिर चेदिया महामोग वंश देखा, ये बंगाल का था, इसका संस्थापक महामोग वर्णन है। जानकारी का स्रोत क्या है? खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख ही बताता है क्या कि ऋषभदेव की मूर्ति को जो इसको महापद्म नंद ले गया था मगध में, भाई साहब छीन कर लेके आए, दक्षिण के 3 राज्यों को हराया, चोल, चेर, पांड्य। फिर हिंद यवन वंश, अब ये विदेशी वाले आ गए, तो हिंद यवन वंश उत्तर पश्चिमी सीमा पे है। मिनांडर इसका जो है प्रमुख जो है क्या कहते हैं प्रमुख शासक है। उसके साथ साथ बौद्ध अनुयायी जो है ये था मिनांडर। मिलिंद पन्नू पूछा जाता है, नागसेन मिनांडर के बीच जो है या मिलिंद पन्नू के बीच जो है संवाद है, बौद्ध भिक्षु हैं, ये आपसे सवाल पूछा जाता है। फिर शक जो थे सीरिया के निवासी थे। बोलन बोलो शक है क्या? तो सीरिया के बोलन दर्रे से आए थे। प्रमुख शासक रुद्रदामन प्रथम है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है जो विशुद्ध संस्कृत में है। रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय उसके जो है सेनापति पुष्यगुप्त ने बनवाई थी। पहला या पार्थियन जो है इनको बीच के शासक है, बस क्रोनोलॉजिकल याद करना। अंतिम कुषाण है, पार्थियन का खात्मा करके आए। कुषाण जो है चीनी तुर्किस्तान। संस्थापक कुजुल कटफिसस, लेकिन वास्तविक संस्थापक बिन कटफिसस। बोले बिम से सब कुछ साफ कर दूंगा तब स्थापना करूंगा। सैम मतायाई है, बड़ी संख्या में सोने के सिक्के चला रहा है। कनिष्क इनका एक महत्वपूर्ण शासक है जो कि बौद्ध संगति करा रहा है ना। अंतिम बौद्ध संगति हुई है 78 ईस्वी में। शक सम्मत को स्थापित कर रहा है। पेशावर मजदूरा राजधानी है। मूर्ति कला का विकास कर रहा है। बौद्ध धर्म का कट्टर संरक्षक है, और पेशावर स्तूप बनवा रहा है कनिष्क। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। चलिए, और सिल्क रूट पे भी नियंत्रण कर रहा है। मथुरा से इसकी एक सिरवहीन मूर्ति भी मिलती है। तो इस प्रकार आज की कक्षा में थोड़ी सी लंबी क्लास हो गई है ना। लंबी क्या हुई है, 1 घंटा 10 मिनट, कोई बात नहीं। आज की कक्षा में हमने पूरा ये देख लिया है। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट के माध्यम से जरूर बताया करिए, है ना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी प्रकार की श्रृंखला आप निरंतर रूप से अभी देखेंगे, जिसमें आपको जीएस, सीसेट और इवन करंट अफेयर्स भी मिलेगा। सीसेट करंट अफेयर्स आपका अपना भाई, आपका अपना मित्र, आपका अपना मास्टर कराएगा, चिंता नहीं करनी है। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी है ये जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्त, मित्र, मंडली, सखा, सहेलियों के साथ साझा अवश्य कर दीजिएगा। पढ़ते रहिए,
है ना, क्योंकि इस समय रिवीजन आपको जो है सफलता दिलाएगा। तो मिलता हूं आपसे फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।